देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मेटेरियल ओवरहेड मेटेरियल वेरिएंस पढ़ चुके हैं, लेबर का भी पढ़ चुके हैं, ओवरहेड हमारा बाकी है। ठीक है, ओवरहेड में दो तरीके का होगा, ओवरहेड का फिक्स्ड और ओवरहेड का वेरिएबल। ठीक है, दोनों होगा। तो देखो पहले ना हम थोड़ा सा ओवरहेड एक बार बता देते हैं, क्योंकि सभी ने ओवरहेड तो अभी तक मैंने सबको नहीं करवाया, और जो लोग किए हो अगर सपोज भूल गए हो तो थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा कि ओवरहेड होता क्या है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा बताना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग ओवरहेड वेरिएंस पढ़ेंगे आज, जैसे मटेरियल वेरिएंस है, लेबर वेरिएंस है, लेकिन उसके पहले हम लोग पहले पता करेंगे कि ओवरहेड क्या होता है। ठीक है, और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। ठीक है, जब हम लोग कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स अगर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हम लोग का जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगता है उसे हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, अच्छा अब ये ओवरहेड जो है, मतलब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है, ये हम लोग का दो तरीके का होता है। एक होता है वेरिएबल ओवरहेड। ओवरहेड मैंने क्यों बोला, क्योंकि कॉस्टिंग में इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही ओवरहेड बोला जाता है। और एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, तो हम लोग को वेरिएंस दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी पढ़ना पड़ेगा, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग वेरिएंस बाद में सीखेंगे। वेरिएंस तो मतलब हमारा वैरी कितना कर रहा है वो देखना होता है, फॉर्मूला यूज करके समझ के हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले ये सीखेंगे कि वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है। नहीं, पहले वेरिएबल ही सीखेंगे। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट का मतलब देखो, कॉस्ट का मतलब जब हमारे पॉकेट से कुछ आउटफ्लो होता है कैश का, तो वो हम लोग बोलते हैं कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम लोग एक कैलकुलेटर का दुकान है, कैलकुलेटर बेचना चाहते हो, तो पहले तो कैलकुलेटर कहीं से खरीद के लाओगे अगर ट्रेडर हो, और अगर मैन्युफैक्चरर हो तो पहले कैलकुलेटर को मैन्युफैक्चर करोगे फैक्ट्री में, फिर ले जाके बेचोगे। ठीक है, तो पहले तो खर्चा करना पड़ेगा। अगर किसी से कैलकुलेटर परचेस करते हो कोई डीलर से, फिर बेचते हो, मान लो कैशियो के डीलर से लाते हो, कैशियो का कैलकुलेटर बेचते हो, तो भी तो पहले कॉस्ट लगाना पड़ेगा बिजनेस में, कि हम पहले इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जाके बेच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेनली प्रोडक्शन का बात होगा, तो प्रोडक्शन करने का बात होगा, तो यहाँ पर देखो प्रोडक्शन में क्या बोल रहा है कि हम लोग का इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब मैंने बोला, कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जैसे कि देखो, इनडायरेक्ट कॉस्ट में हम लोग का मतलब वेरिएबल ओवरहेड में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसको लिखो एक बार, इनडायरेक्ट कॉस्ट विच वेरी with the level of प्रोडक्शन। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड का मतलब ओवरहेड या फिर ये देखो ओवरहेड या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो भी बोलो, जो वेरी कर जाएगा, मतलब चेंज कर जाएगा लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ, उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। देखो वेरिएबल का मतलब ये होता है कॉस्टिंग में जो खर्चा हमारे प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर दे, जैसे मान लो अगर हम लोग जो है कि रॉ मटेरियल जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने, जैसे मान लो अगर हम लोग जो है मिट्टी का सामान बनाते हैं, जैसे होता है ना मिट्टी का हंडी वगैरह, ठीक है, तो वो अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल क्या है, क्ले पॉट बनाते हैं। बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर हम लोग क्ले पॉट बनाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए, क्ले चाहिए। ठीक है, तो क्ले पॉट अगर 10 क्ले पॉट बनाओगे, जितना हमें क्ले चाहिए, हम लोग अगर मान लो 12 बनाते हैं या 15 पीसेस बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कम ज्यादा रॉ मटेरियल का जरूरत होगा। मतलब वॉल्यूम, प्रोडक्शन के वॉल्यूम के साथ साथ जब हम लोग का किसी चीज का चेंज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल खर्चा। ठीक है, लेकिन
उसमें हम लोग इनडायरेक्ट वेरिएबल का खर्चा पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले वेरिएबल का मतलब भी बता दिया मैंने। वेरिएबल का मतलब है जो प्रोडक्शन के ऊपर चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो फिर फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, जैसे जहां पर हम लोग ये प्रोडक्शन कर रहे हैं क्ले पॉट का, वो एरिया हम लोगों ने रेंट पे ले रखा है। ठीक है, अब रेंट ना हम लोग का फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि अगर हम लोग 10,000 पीसेस क्ले पॉट बनाते हैं तो भी रेंट जितना देना पड़ेगा, अगर हम लोग 8,000 पीसेस भी बनाएंगे तो भी रेंट उतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंट हम लोग का एक फिक्स्ड खर्चा हो गया। तो बेसिकली फिक्स्ड और वेरिएबल में पहले फर्क बताना चाहिए मुझे। फिक्स्ड का मतलब है जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करके चेंज होता है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का इंक्रीज होगा तो वो एक्सपेंस हम लोग का इंक्रीज होगा, तो वो वेरिएबल है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर हम लोग का डिक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस भी अगर हम लोग का डिक्रीज हो रहा है तो वो कंफर्म है कि वेरिएबल खर्चा है। ठीक है, वेरी कर रहा है। लेकिन फिक्स्ड खर्चे का मतलब जो खर्चा चेंज नहीं होगा प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, तो उसे हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल बोलते हैं। तो पहले तो हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंसेस क्या होता है। तो एक बार चाहो तो यहाँ पर लिख लो फिक्स्ड और वेरिएबल में, यहाँ पर साइड में लिख लो फिक्स्ड का मतलब नॉट चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। ठीक है, आउटपुट या प्रोडक्शन जो भी लिखो। ठीक है, और वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल खर्चे का मतलब हो जाता है चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट हम लोग का कम या ज्यादा हुआ तो हम लोग का ये खर्चा चेंज हो जाता है, वो होता है वेरिएबल। जो खर्चा चेंज नहीं होता है वो होता है फिक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल में पढ़ेंगे ओवरहेड का खर्चा, मतलब इनडायरेक्ट खर्चा। ठीक है, अच्छा अब इनडायरेक्ट खर्चे में क्या क्या होता है, देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होता है वो हम लिख के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें इनडायरेक्ट मेटेरियल लग सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर लग सकता है, और इन दोनों के अलावा जो भी खर्चा होता है उसे बोला जाता है एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट में एक प्रोडक्शन, कोई भी चीज, कोई भी गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेन हमें मेटेरियल चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है। मेटेरियल लेबर के अलावा बाकी सारे खर्चे को अदर एक्सपेंस बोला जाता है। अब यहाँ पर हम इनडायरेक्ट मेटेरियल का लिखा है मैंने, क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंसेस क्या है, जैसे कि मैंने अभी क्ले पॉट का एग्जांपल दिया। मैंने क्या एग्जांपल दिया, हम लोग क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं क्ले पॉट। ठीक है, तो उसमें हम लोग का जो मेटेरियल लगता है, ठीक है, डायरेक्ट मेटेरियल क्या है उसमें, हम लोग का डायरेक्ट मेटेरियल है क्ले। ठीक है, इसके बिना तो क्ले पॉट बन ही नहीं सकता है। तो फिर इनडायरेक्ट मेटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मेटेरियल हो गया, जैसे मान लो जहां पर तो वो क्ले, हाँ उसको बनाने का मशीनरी है जो भी लगेगा उसमें। हाँ, मशीन जो लग रहा है वो मेटेरियल नहीं है, मशीन जो लग रहा है वो हम लोग का अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। मतलब हमें मेटेरियल बताना पड़ेगा, मशीन नहीं बोल सकते। मशीन में लगे हुए जो छोटे छोटे नट बोल्ट्स वगैरह है ना, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मेटेरियल। या फिर हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं, मेटेरियल बताना है हमें। ठीक है, मेटेरियल यानी कुछ सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, सब्सटेंस, जैसे मान लो जिस पे वो क्ले पॉट, जिस मशीन पे, मतलब ऐसा एक चक्का जैसा होता है ना, अगर तुम लोग देखोगे ऐसे चक्के में बनाया जाता है क्ले पॉट को। ठीक है, तो वो चक्का जो घूम रहा है उसको स्मूथली घुमाने के लिए मान लो हम लोग उसमें ऑयल या ग्रीस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मशीन को स्मूथली रन करवाने के लिए ऑयल या ग्रीस का यूज कर रहे हैं, तो वो हम लोग का इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। उसका रीजन देखो, जब क्ले पॉट, मान लो ये ऐसा एक हम लोगों ने जो है क्ले पॉट बना के रेडी किया। ठीक है, अब ये क्ले पॉट को देख के ना हम लोग आराम से बता सकते हैं इसमें कितने रुपए का क्ले लगा है। ठीक है,
लेकिन हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि ये क्ले पॉट में कितने रुपए का जो है ऑयल या ग्रीस का यूज हुआ है, क्योंकि वो ऑयल ग्रीस एक बार कर दिया, उसके बाद क्ले पॉट हम लोग बनाए जा रहे, जब तक उसका स्मूथनेस नहीं चला जाता है फिर उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन क्ले का तो ऐसा यूज नहीं है, क्ले तो एक पर्टिकुलर वे में होगा कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर के लिए इतना क्ले चाहिए, इतने बड़े स्ट्रक्चर के लिए इतना क्ले चाहिए, इस तरीके से। तो ये हम लोग का इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर ये फाइंड आउट करने जाए कि उस मशीन को स्मूथली रन करवाने के लिए जो ऑयल या ग्रीस का हम लोगों ने यूज किया उसका इस पॉट पे कितना हमें कॉस्टिंग करना चाहिए, वो हम लोग आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। इसको सेल करना है ना मार्केट में, और अगर सेल करना है तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसको बनाने का कितना खर्चा लगा, कॉस्ट, फिर उसमें क्या एड ऑन करेंगे, प्रॉफिट, तब तो जाके सेल करेंगे। तो कॉस्ट हम लोग क्या क्या लगाएंगे? क्या जो कैलकुलेट कर पाएंगे बस वही कॉस्ट लगाएंगे? नहीं। जैसे मान लो तुम लोग बाहर खाना खाते हो, ठीक है, जैसे मान लो तुम लोग चाउमीन वगैरह ही खा रहे हो, ठीक है, तो चाउमीन वगैरह जब खा रहे हो तो वहां पर जो है चाउ को बनाने के लिए, चाउमीन को बनाने के लिए जो है आग का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब एक के बाद एक जो है एक एक प्लेट चाउमीन बनता जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनेट वे में आइडेंटिफाई करते हैं कि एक प्लेट चाउमीन बनाने के लिए कितना जो है आग का यूज हुआ है, मतलब आग का खर्चा कितना हुआ है। वो तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शन करके निकालते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि वो लोग फाइंड आउट नहीं करते। एक सिलेंडर लगा दिया, मान लो वो 15 दिन चलता है, 10 दिन चलता है, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में तो कम चलेगा, ठीक है, 5 दिन जिसका जैसे सेल है, तो वो कैसे एक प्लेट खाने पे अपोर्शन करते होंगे, सोचो, ठीक है, वो कैसे एक प्लेट खाने पे अपोर्शन करते होंगे, क्योंकि वो तो उतना आसान नहीं है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर ले, लेकिन करना तो पड़ेगा। जब हम लोग मतलब रेस्टोरेंट वाले जब खाना बेचते हैं तो सिर्फ मेटेरियल का जो है प्राइस वो तो नहीं मानेंगे कि बस मेटेरियल का प्राइस मान लिया, लेबर का चार्जेस मान लिया, सारे खर्चे लेने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग जहां पर जिस रेस्टोरेंट में वो खाना मतलब बन रहा है, रेस्टोरेंट का जो यूज हो रहा है, उसके लिए रेस्टोरेंट बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो भी तो खाने पे लगाना है। लेकिन कैसे लगाएंगे, वो तो उतना आसान नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ह्यूज अमाउंट है, तो हम लोग उसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो वही ओवरहेड होता है जिस खर्चे को हम लोग आसानी से अपने प्रोडक्ट में ऐड नहीं कर पाते हैं, उसका मेथड्स होता है जिसके थ्रू से हम लोग ऐड करते हैं। जैसे मान लो रेस्टोरेंट जहां चल रहा है वहां रेंट है मान लो पर मंथ जो है 1 लाख रुपए करके। अब इस 1 लाख रुपए को एक प्लेट चाउमीन में कैसे अपोर्शन करोगे, क्योंकि वो एक प्लेट चाउमीन में वो रेंट का रेट भी तो लगाना पड़ेगा, वो भी तो कस्टमर से ही रिकवर करना है। जैसे कि एक क्ले पॉट बन रहा है, जहां बन रहा है वहां रेंटेड जगह पे वो बन रहा है, तो रेंट का खर्चा भी इस पे लगाना पड़ेगा। कॉस्ट में तो हमारे सारे खर्चे आने चाहिए, जो खर्चे आसानी से आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो भी आने चाहिए, जो आसानी से नहीं हो रहे वो भी आने चाहिए। एक्चुअली जो आसानी से नहीं होता है वही सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। अब देखो और एक एग्जांपल इनडायरेक्ट लेबर का, जैसे देखो ये क्ले पॉट बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट लेबर वो है जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, बैठ के जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो है डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लेबर क्या है, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर देखो, डायरेक्ट लेबर का मतलब जो इसे बना रहे हैं, तो जो मिट्टी का सामान बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, प्रॉपर नाम तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, अगर तुम लोग को पता है तो बोल सकते हो। जैसे जो फर्नीचर कुम्हार। बनाते, कुम्हार, हाँ कुम्हार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट लेबर जो है वो कुम्हार है, ठीक है। लेकिन मतलब हम यहाँ पर बोलते हैं कि प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, प्रोडक्शन लेबर, ठीक है। लेकिन ऐसे भी तो कुछ लेबर होंगे जो कि प्रोडक्शन का काम नहीं करते, दूसरा काम करते, जैसे मान लो कि ये जहां पर काम फैक्ट्री हो रहा है इसके बाहर मान लो कोई एक लेबर है जो कि क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, ठीक है, ये मान लो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, तो ये इनका जो सैलरी जा रहा है वो भी तो मुझे इस क्ले पॉट में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को जब सेल करेंगे तो मुझे सारे खर्चे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए हम लोगों ने एक जो है स्वीपर को रखा है, ठीक है, तो वो स्वीपर क्या हो गए, इनडायरेक्ट लेबर। जैसे इनडायरेक्ट लेबर क्या क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड रखे, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड, तो वो मतलब सीधा बात है वो सारे पर्सन्स जो कि प्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं, लेकिन जो है वो फैक्ट्री में आते हैं, काम करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं, बाकी काम करते हैं, ठीक है। या फिर मान लो मशीन बंद हो जाने से प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए इन्होंने क्या किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्ले पॉट बनाता है उन्होंने यहाँ पर जो है एक रिपेयर्स का जो है
रिपेयर्स मेंटेनेंस का एक काउंटर बना दिया है, ठीक है। रिपेयर्स मेंटेनेंस में एक इनडायरेक्ट लेबर को रख दिया है, मतलब एक पर्सन को रख दिया है, भाई जब भी ये मशीन खराब होगा ना आप आके ठीक कर देना। या फिर मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज हो रहा है, ठीक है, बल्ब वगैरह खराब हो जाता है कभी कभी, तो उसको आके कौन ठीक करेगा? अब जो बना रहे हैं वो थोड़ी ना वो काम करेंगे, हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग लोगों को रखा जाता है। तो सीधा बात ये है, जो कुम्हार है उसके अलावा बाकी जितने भी लोग वहां काम कर रहे हैं ना, वो सभी हो जाएंगे इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस क्ले पॉट में वो सिक्योरिटी गार्ड का कॉस्ट कितना ऐड करें, रिपेयर मेंटेनेंस स्टाफ जो है, जो कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आके रिपेयर मेंटेनेंस करके चले जाते हैं, उनको भी रखा गया है, तो उनको कितना दे, ठीक है। ये सारी चीजों को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्शन का काम करते हैं, उनके अलावा बाकी सब इनडायरेक्ट हो जाएंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जैसे कि मान लो क्ले जो हम लोग मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, उसको खरीद के लेके आने का खर्चा, जैसे कि कैरेज, ठीक है, कैरेज या कार्टेज जो भी बोल लो, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल परचेज, ठीक है, वो हम लोग का हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है वो एक्सपेंस जो ना तो इनडायरेक्ट मटेरियल है ना तो लेबर है, कुछ और है, जैसे कि मान लो डिप्रिशिएशन, ठीक है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा आता है, ठीक है। अब उस खर्चे को हम लोग कैसे एक एक पॉट पे अपोर्शन करें वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम जस्ट तुम लोग को अभी इतना बताना चाह रहे हैं कि इनडायरेक्ट खर्चे होते क्या है। इनडायरेक्ट खर्चे का 3 कैटेगरी होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट खर्चे का मतलब होता है वो खर्चा जो हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन जो हम लोग प्रोडक्ट में जब ऐड करने जाते हैं तो इजीली ऐड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इजीली ऐड नहीं कर पाते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब उसमें मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगा, और ये मटेरियल लेबर के अलावा जो भी होगा उसे हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इन वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया कि वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो कैसे हम लोग इसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हम बता देते हैं। एक्चुअली वेरिएबल ओवरहेड हमें एस्टिमेटेड वे में फाइंड आउट करना पड़ता है। जो वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड हो या फिक्स्ड ओवरहेड हो, ठीक है, ओवरहेड सारे ही हमें कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है? एस्टिमेटेड वे में, ठीक है। अच्छा, अब ये एस्टिमेटेड वे का मतलब, एस्टिमेटेड वे का मतलब क्या होगा? जैसे कि देखो एक एग्जांपल के तौर पे, फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है डे टू डे बेसिस पे फिनिश्ड गुड्स बनता है, ठीक है, लेकिन डे टू डे बेसिस पे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा। जैसे मान लो फैक्ट्री में क्ले पॉट बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब रेडी है सेल करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल नॉर्मली मंथली आएगा, ठीक है। अब पूरे मंथ में कुछ ना कुछ तो फिनिश गुड्स बन ही गया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 1 मंथ तक बना ही नहीं है, डे टू डे बेसिस पे बनता है, ठीक है, डे टू डे बेसिस पे फिनिश गुड्स बनता है। अब सारे फिनिश गुड्स को मार्केट में बेचने के लिए तो बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे क्ले पॉट में इलेक्ट्रिसिटी के बिल को भी ऐड करना है। देखो मेरा जो एग्जांपल है, हम ये कहना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये जो क्ले पॉट बना है, ठीक है, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आया है उसका एक्सपेंस मुझे इसमें ऐड ऑन करना है। उसका एक्सपेंस मुझे यहाँ पर कहाँ चला गया, हाँ, उसका एक्सपेंस मुझे यहाँ पर ऐड ऑन करना है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ कंजम्पशन कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का, फिर आता है किसी किसी जगह पे 3 मंथ्स के गैप में भी आता है, ठीक है, हम मान लेते हैं 1 मंथ के गैप में आता है। अब जैसे मान लो ये फेब खत्म हो रहा है, मार्च में मान लो हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मार्च 1 से हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ऐसा हम लोगों ने सोचा है, और हम लोग अपना क्ले पॉट बेचना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल कब आएगा? मान लो 1 अप्रैल में आने वाला है, ठीक है, या फिर ऐसा कर दो कि ये 1 मार्च कर दो और इसे हम लोग कर देते हैं 1 फेब, ठीक है। 1 फेब में हम लोगों ने जितना भी क्ले पॉट प्रोडक्शन किया वो बेचना भी चाहा होगा, और बेचने के लिए सेलिंग प्राइस पता करना पड़ेगा, ठीक है, और सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट
पता करना पड़ेगा। कॉस्ट में तो ये भी जोड़ना है क्योंकि कस्टमर से इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा भी तो निकालना है, ठीक है। लेकिन बिल तो आया ही नहीं है, बिल तो आया ही नहीं है, पता ही नहीं है कि जितना, मान लो हम लोगों ने यहाँ पर 10,000 पीसेस बनाए हैं, अब पता ही नहीं है 10,000 पीसेस के अगेंस्ट में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आएगा तब पता चलेगा कि कितना बिल हुआ है, उसके पहले तो पता नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करेगा, क्या ये वेट करेगा कब मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा तब हम बेचना स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं बेचेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। इनको फिर क्या करना है, इनको एस्टिमेट कर लेना है कि हाँ इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है। अब सोचोगे कि कैसे एस्टिमेट करेगा, ये एस्टिमेट करने का एक ही तरीका होता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस से हो सकता है कि आगे पहले ये लोग ऐसा बिजनेस कर चुके हैं या करते हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस होगा, या किसी और से पूछ सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि हाँ लगभग इतना हो सकता है, ठीक है। तो मतलब एस्टिमेटेड वे में ही हमें करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड वे में करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल को भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी ओवरहेड होते हैं ना वो एस्टिमेटेड वे में होता है, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे रेंट का होगा, नहीं, रेंट का तो हमें पहले से ही पता होता है, जब हम लोग किसी के वहां रेंट लेंगे तो हमें तो पता है कितना होगा, तो उसके लिए एस्टिमेटेड का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी चीजों, कुछ कुछ चीजों के लिए हमें एस्टिमेशन का जरूरत होता है, हम लोग आइडेंटिफाई बाद में कर पाएंगे, पहले हमें उस खर्चे को एस्टिमेटेड वे में लेके एड ऑन कर देना पड़ता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जैसे मान लो एक और सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो हम क्लास में जब एडमिशन ले रहे हैं तो तुम लोगों से फीस ले रहे हैं, ठीक है। अब मान लो क्लास में फीस जब ले रहे हैं तो हम फीस का क्या करते हैं, हम एक पूरा अपना कॉस्ट को ऐड करके उसमें प्रॉफिट लगा के सेलिंग प्राइस दिखाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये मेरा सेलिंग प्राइस है मतलब मेरा फीस, ठीक है। तो अब ये जो कॉस्ट जब ऐड हो रहा है तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, मान लो मैंने कोई मेटेरियल दिया, ठीक है, स्टडी मैट, ठीक है, तो उसका कॉस्ट ऐड होगा। मैंने हम पढ़ा रहे हैं, मेरे केस में डायरेक्ट लेबर हम खुद हैं, ठीक है, क्योंकि हम खुद पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरा डायरेक्ट लेबर हो गया। अच्छा, अब मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या दिखेगा, जैसे देखो, अब जैसे एक एक क्लास लेते हैं तो उसमें हम लोग का एक इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा तो मुझे पता है कि 1 मंथ बाद आएगा, तो कोई एडमिशन लेने आएगा तो हम बोलेंगे मेरा ना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, मुझे नहीं पता, वो तो मुझे आप लोगों से रिकवर करना है, तो हम क्या करें, हम बाद में बताएंगे कितना फीस है, अभी नहीं बता सकते, ऐसा नहीं होता है, मुझे एस्टिमेट कर लेना पड़ेगा कि ठीक है मेरा क्या क्या कॉस्ट लगता है, ठीक है, वो सारे कॉस्ट को मुझे ऐड करके एस्टिमेटेड वे में बताना पड़ेगा। अब अगर मेरा एस्टिमेशन ठीक रहा तो मेरे लिए फेवरेबल, अगर एस्टिमेशन गड़बड़ हो गया तो मेरे लिए लॉस, ठीक है। सेम तरीके से ये क्ले पॉट वालों का भी, अगर उन्होंने अपना मेजरमेंट एस्टिमेशन सही किया तो वो सही दाम में बेच देंगे, लॉस नहीं होगा, अगर मान लो कम कर दिया तो फिर उनका लॉस हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल ओवरहेड को एस्टिमेटेड वे में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड जो है वो हमें पहले से पता नहीं होता है, ठीक है, जो भी आइटम हमें पहले से पता नहीं होगा उसे हमें एस्टिमेटेड वे में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल ओवरहेड का चैप्टर है, अब कैसे हम लोग उसे मतलब आइडेंटिफाई तो एक एस्टिमेटेड वे में कर लेंगे, लेकिन अब हमें उसे पर यूनिट पे भी तो लगाना है, मतलब एक क्ले पॉट पे कितना चार्ज करें। हम लोगों ने सोच लिया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मान लो ये बोल रहे हैं कि 1 मंथ का आ जाएगा, मान लो 50,000 रुपीज, ये क्ले पॉट वालों का, ठीक है, लेकिन 50,000 तो एक क्ले पॉट पे नहीं लगेगा, एक क्ले पॉट पे कितना लगेगा वो भी तो आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, हम लोग फॉलो करते हैं कि लेबर आवर्स, ठीक है, लेबर आवर्स, या फिर हम लोग फॉलो करते हैं मशीन आवर, ठीक है। हम लोग क्या फॉलो करेंगे, लेबर आवर या मशीन आवर को यूज करेंगे, यूज करके क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे लेबर आवर, अगर यूज कर रहे हैं तो हम लोग निकालेंगे लेबर आवर रेट, ठीक है, और अगर मशीन आवर यूज कर रहे हैं तो हम लोग निकालेंगे मशीन आवर रेट, ठीक है। तो हमें किस तरीके से एक यूनिट के लिए आइडेंटिफाई करना है, लेबर आवर या मशीन आवर बेसिस पे हम लोग उस ओवरहेड को रिकवर करने का कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल का एस्टिमेशन कर लिया, बट एक यूनिट पे कैसे लगाए, तो उसके लिए हम लोग लेबर आवर या मशीन आवर का यूज करेंगे। लेबर आवर को यूज करके लेबर आवर रेट निकाल लेंगे, मशीन आवर को यूज करेंगे तो मशीन आवर रेट निकालेंगे। अच्छा, कब लेबर आवर यूज करेंगे, कब मशीन आवर यूज करेंगे, देखो, लेबर आवर हमें तब यूज करना है जब हमारा काम ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव
काम है, ठीक है, मतलब ज्यादा ह्यूमन बीइंग यूज होते हैं हमारे काम को करने के लिए। और अगर मशीन ओरिएंटेड काम है, मतलब इसको ना हम लोग मशीन ओरिएंटेड काम को ऐसे बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि मशीन खरीदने का मतलब है कि एक अच्छा खासा मतलब इन्वेस्टमेंट करना, इसीलिए इसको कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं, ठीक है। तो वो तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि हमारा लेबर ओरिएंटेड काम है कि मशीन ओरिएंटेड काम है, क्योंकि अगर लेबर ओरिएंटेड काम होगा तो हमें डेटा में लेबर दिया हुआ रहेगा, मशीन ओरिएंटेड काम होगा तो हमें डेटा में मशीन दिया हुआ रहेगा। तो अगर हमारा कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा है तो फिर मशीन यूज हुआ होगा तो मशीन आवर रेट का यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव काम है तो लेबर आवर यूज हुआ होगा तो लेबर आवर रेट को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर कैसे करके कैलकुलेट करेंगे। देखो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जांपल देते हैं, ये जो भी समझाया उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि हम लोग को प्रोडक्शन करना है 10,000 यूनिट, ठीक है, 10,000 यूनिट, ये हम लोग का एस्टिमेट है, क्योंकि प्रोडक्शन के पहले ही हमें सोच लेना पड़ेगा कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। एक्चुअली कैसे सोचा जाता है, जब किसी चीज का कोई कंपनी अगर अपने सेल का बजट बनाती है, मतलब वो सोचती है कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, तो वो पहले मार्केट सर्वे करके पता कर लेगी कि उसके प्रोडक्ट का सेल कितना लगभग हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा थोड़ी कि कस्टमर से जाके पूछे कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, आपको लेना है, आपको लेना है, फिर कैलकुलेट करेगी, अच्छा इतने लोगों ने हाँ बोला है, ऐसा नहीं होता है। एक एस्टिमेट करेगी, मतलब एक जो है सर्वे होता है, सर्वे करके कंपनी पता कर लेगी कि हाँ मेरा प्रोडक्ट कितना बिक सकता है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो जो है अपना प्रोडक्शन का एस्टिमेट बनाएगी, ठीक है, कि मुझे 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करना चाहिए, जो मार्केट में रेस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग मुझे 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके लिए क्या क्या चाहिए उसका भी पूरा एक एस्टिमेट करेंगे। जैसे मान लो घर पे कोई ऑकेशन होता है तो तुम लोग एस्टिमेट कर ले, तो मान लो तुम लोग घर पे कोई ऑकेशन है, पार्टी वार्टी कर रहे हो, ठीक है, तो लोगों को बुलाओगे, खाना वाना खिलाओगे, तो एस्टिमेट करोगे इतने लोगों को बुलाएंगे, इतना खर्चा होगा इस सेक्टर में, इस सेक्टर में, तो ये पूरा एस्टिमेटेड होता है। फिर पूरा काम होने के बाद चेक कर सकते हो कि हाँ जो हम लोगों ने सोचा था और जो हुआ उसमें कितना फर्क है, ठीक है, वही चीज। तो यहाँ पर कंपनी सोच रही है 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और उसके लिए कंपनी को लग रहा है कि कितना लेबर लगेगा, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा होगा सपोज 1 लाख रुपीस, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट लेबर ही लिया, क्या इनडायरेक्ट मेटेरियल हम लोग नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, इनडायरेक्ट मेटेरियल भी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी। हम यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पे ना क्या लिए हैं, इनडायरेक्ट लेबर लिए। तो एक कंपनी ने सिंपल अपना एस्टिमेशन किया कि 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है और उसमें लेबर, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा होगा 1 लाख रुपीस, ठीक है। अच्छा, अब ये खर्चा किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयड। मतलब देखो बताते हैं डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयड पे क्यों ये खर्चा जो है डिपेंड करता है। जैसे कि देखो इनडायरेक्ट लेबर का मतलब एक एग्जांपल देने से समझ में आएगा, ठीक है। देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक मेन वर्कर है, ठीक है, एक मेन वर्कर है और इनको असिस्ट करने के लिए मान लो 2 असिस्टेंट है, ठीक है, असिस्टेंट 1 और असिस्टेंट 2, ठीक है। एक मेन वर्कर को असिस्ट करने के लिए 2 असिस्टेंट है, ठीक है। तो एक मेन वर्कर को जो भी पेमेंट करेंगे उसके उसके रेशियो के अकॉर्डिंग हमें असिस्टेंट वर्कर को पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब हम समझाते हैं, देखो अगर हम लोग एक मेन वर्कर रखते हैं तो 2 असिस्टेंट रखना पड़ेगा। सपोज हम लोग अगर 10 मेन वर्कर को रखेंगे, 10 मेन वर्कर को रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितने असिस्टेंट को रखना पड़ेगा। अगर एक मेन वर्कर के पीछे 2 असिस्टेंट रखना जरूरी है, ऐसा ही हमारा काम है, तो 10 मेन वर्कर को रखने से कितने असिस्टेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा? बोलो कितने असिस्टेंट को रखना पड़ेगा? बोलो कितने असिस्टेंट को रखना पड़ेगा? अगर एक मेन वर्कर को असिस्ट करने के लिए दो असिस्टेंट का जरूरत है, तो वैसे 10 मेन वर्कर को असिस्ट करने के लिए कितने असिस्टेंट का जरूरत होगा? बोलो 20, ठीक है। तो 10 इंटू 2, 20 असिस्टेंट का जरूरत होगा। इसका मतलब जितने मेन वर्कर बढ़ रहे हैं हमारा असिस्टेंट भी उतना बढ़ने जा रहा है। तो मेन वर्कर का सैलरी जो है, सॉरी असिस्टेंट का जो
एक्सपेंस है वो मेन वर्कर पे डिपेंड कर रहा है। असिस्टेंट का जो एक्सपेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो मेन वर्कर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी हम लोग का हमेशा इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा जो है वो डायरेक्ट लेबर पे डिपेंड करेगा। ये मेन वर्कर कौन है? ये है जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, डायरेक्ट लेबर। और ये जो हेल्पर है ये क्या हो गए? ये इनडायरेक्ट लेबर है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट लेबर का जो खर्चा है ना वो कम होगा कि ज्यादा, वो मेन वर्कर पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेन वर्कर को हेल्प करने के लिए नॉर्मली इनडायरेक्ट वर्कर को रखा जाता है। जैसे देखो अभी मैंने वो क्ले पॉट का जो एग्जांपल दिया, वहां पर जो क्ले पॉट बना रहे कुम्हार, ठीक है, उनको किसी भी तरीके का हेल्प करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर, जैसे मान लो रिपेयर मेंटेनेंस स्टाफ रखा है। क्यों रखा है? ताकि प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग मेन वर्कर के पीछे जो है इनडायरेक्ट वर्कर को रखते हैं। तो जितना इनडायरेक्ट वर्कर का जो खर्चा है वो डिपेंड करता है कितने मेन वर्कर हम लोग रख रहे हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट लेबर का जो एक्सपेंस है वो हमेशा डिपेंड करता है डायरेक्ट लेबर कितने इंप्लॉयड है उस पे। ठीक है, अच्छा अब मान लो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया हुआ है 5000 आवर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को 10,000 यूनिट जो है आउटपुट प्रोड्यूस करना है, कोई भी फिनिश गुड्स के लिए जो वो प्रोड्यूस करती है, उसके लिए इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा है 1 लाख और डायरेक्ट लेबर लगता है 5000 आवर्स। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकाल पाएंगे? मतलब इनका काम लेबर ओरिएंटेड है, क्योंकि डेटा में लेबर लेबर है, तो इसका मतलब लेबर आवर रेट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? लेबर आवर रेट। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये देखो हम लोग को कितना लेबर का खर्चा दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा 1 लाख दिया हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा 1 लाख दिया, हमें निकालना है लेबर आवर रेट, मतलब इनडायरेक्ट लेबर आवर रेट। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? आवर बेसिस पे निकालेंगे, 5000 आवर्स करेंगे। अब तुम लोग बोलोगे कि ये तो डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है, इसीलिए तो अभी मैंने बोला कि डिपेंड ऑन डायरेक्ट लेबर इंप्लॉयड, क्योंकि जितने डायरेक्ट लेबर आवर काम होगा उसी के बेसिस पे इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा बढ़ता जाएगा। ये एग्जांपल समझो, है ना, कि जितने असिस्टेंट बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें मेन वर्कर को जो है हेल्प करवाना है। ठीक है, तो असिस्टेंट को दिए गए खर्चे को ही तो हम लोग इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा बोलेंगे। तो इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा कम या ज्यादा डिपेंड करता है डायरेक्ट लेबर पे। तो डायरेक्ट लेबर अगर 5000 घंटा काम कर रहा है करेगा, ठीक है, मतलब ये पूरा ही एस्टिमेटेड है, हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर डायरेक्ट लेबर 5000 घंटा काम करेगा तो इनडायरेक्ट लेबर को हमें 1 लाख रुपीस पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब लेबर आवर रेट हम लोग का निकल के आ जाता है ₹20 पर आवर। ठीक है, ₹20 पर आवर, मतलब हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इफ डायरेक्ट लेबर इज वर्क for 1 hour, it is result in variable overhead of ₹20। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अगर डायरेक्ट लेबर, क्योंकि ये मेरा क्या आंसर निकल के आया, लेबर आवर रेट निकल के आया, 5000 क्या था? डायरेक्ट लेबर आवर्स था। ठीक है, ये 5000 आवर्स क्या था? डायरेक्ट लेबर आवर। ये देखो डायरेक्ट लेबर आवर, और ये क्या था? इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंस था हम लोग का। तो ये क्या निकल गया? रुपीस इतना पर आवर है, पर डायरेक्ट लेबर आवर है इसका मतलब। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट लेबर आवर डायरेक्ट लेबर अगर 1 आवर काम करेगा तो इससे वेरिएबल ओवरहेड, यानी कि यहाँ पर जो मैंने लेबर माना है, वेरिएबल ओवरहेड में मैंने लेबर लिया है इनडायरेक्ट लेबर, तो इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा आ जाएगा 20 रुपीज। डायरेक्ट लेबर को जो पेमेंट करना है वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो हमें पता ही है कि डायरेक्ट लेबर को कितना पेमेंट करना है, वो डायरेक्टली पता होता है, क्योंकि जो जिसको मान लो जो क्ले पॉट बना रहे हैं उनको जब हम लोगों ने अपॉइंट किया तो वो बता देंगे कि पर पॉट पे मुझे कितना पेमेंट करना है। ठीक है, वो बता देंगे, वो हमें पता है। लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं? जो स्वीपर काम कर रहे हैं, जो है स्टोर कीपर काम कर रहे हैं, या फिर मान लो जो सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं, या फिर जो अकाउंटेंट जो अकाउंट संभाल रहे हैं वो काम कर रहे हैं, तो जो मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनका खर्चा कैसे निकालेंगे? तो उनका खर्चा हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अगर डायरेक्ट लेबर 1 घंटा काम करेगा तो हम लोग का ओवरहेड का खर्चा आएगा
20 रुपीज यहाँ पर जो है लेबर का बात हुआ, ठीक है। ओवरहेड का खर्चा आ जाएगा 20 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे इसके बाद, प्रोडक्शन का मैंने लिखवाया था देखो 10,000 यूनिट, ठीक है, और डायरेक्ट लेबर आवर लगेगा 5,000 यूनिट। तो इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं देखो कि पर यूनिट डायरेक्ट लेबर आवर कितना है, डायरेक्ट लेबर आवर कितना है, मतलब एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट लेबर को कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखो 10,000 यूनिट बन जाता है 5,000 आवर्स में, ठीक है। तो ये देखो ऐसे यूनिटरी मेथड से हम लोग कर सकते हैं, 10,000 यूनिट बनाने में टाइम लग जाता है 5,000 आवर्स, ठीक है। तो एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, कम, 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000 आवर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000 आवर्स, ठीक है। 5,000 ये यूनिट है, ये आवर्स, ठीक है। तो ये डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, 0.5 पर आवर, ठीक है। मतलब एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट लेबर को टाइम लग जाएगा 0.5 आवर, ठीक है। एक यूनिट बनाने में टाइम लग जाएगा 0.5 आवर्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक यूनिट बनाने का कॉस्ट भी हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पर 5,000 आवर्स में हमारा 10,000 यूनिट बन रहा है, चलो ये बन गया। अच्छा, अब 1 आवर काम करने से, 1 आवर काम करने से देखो 1 आवर में वेरिएबल ओवरहेड कितना आएगा, 20 रुपीज, ठीक है। 1 आवर काम करने से वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 1 आवर के लिए वेरिएबल ओवरहेड है 20 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 1 आवर में 0.5 यूनिट बनता है, ये और एक बेस है, 1 आवर में 0.5 यूनिट बनेगा, ठीक है। पर यूनिट डायरेक्ट लेबर आवर, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, 1 यूनिट बनाने में 0.5 आवर्स लगेगा, 0.5 आवर्स लगेगा। ये वही निकल के आया कि 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट बनाने में 0.5 आवर्स लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 2 यूनिट बनाना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा, 0.5 इंटू 2, ठीक है। ये पॉइंट में है ना, इसलिए इसको हम राउंड करने के लिए 2 यूनिट का हिसाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 1 आवर लगेगा, ठीक है। और 1 आवर में हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 20 रुपीज, ठीक है। 1 आवर में हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड है 20 रुपीज। देखो इसका कंक्लूजन ये निकल के आया, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 यूनिट बनाने में वेरिएबल ओवरहेड है 20 रुपीज। मतलब इसके साथ इसको लिंक करो, मैंने 2 चीज यहाँ पर कैलकुलेट किया, ठीक है। पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया, मैंने ये कैलकुलेट किया कि लेबर रेट कितना है, ठीक है, लेबर आवर रेट, इनडायरेक्ट लेबर आवर रेट कितना है, इनडायरेक्ट लेबर आवर है 20 रुपीज। मतलब अगर डायरेक्ट लेबर को जो पेमेंट करना है वो तो करेंगे ही करेंगे, डायरेक्ट लेबर अगर 1 आवर काम करेगा तो इनडायरेक्ट लेबर को 20 रुपीज देना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों ने क्यों निकाला, क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर का पेमेंट डायरेक्ट लेबर पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि इनडायरेक्ट लेबर को कितना पेमेंट करना पड़ता है। वो बोल रहा है कि डायरेक्ट लेबर अगर 1 आवर काम करेगा तो इनडायरेक्ट लेबर का 20 रुपीज हो जाएगा। कैसे पता किया हम लोगों ने, इनडायरेक्ट लेबर को किया गया पेमेंट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर का आवर, और लेबर आवर ही क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में लेबर ही लेबर था, तो यानी लेबर इंटेंसिव काम है इनका, पहला ये स्टेप, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा कि एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है डायरेक्ट लेबर को, तो हम लोगों ने देखा कि उन्होंने 5,000 घंटे में 10,000 यूनिट बनाएगा ऐसा एस्टिमेशन किया है। तो एक घंटे में 0.5 यूनिट बनता है, ठीक है। सॉरी, एक यूनिट बनाने में 0.5 आवर्स लगता है, बार बार उल्टा बोलते रहे, एक यूनिट बनाने में 0.5 आवर्स लगता है, तो 2 यूनिट बनाने में 1 आवर लगेगा, ठीक है। अब 1 आवर जब काम होगा तो इनडायरेक्ट लेबर को कितना पेमेंट करेंगे, इनडायरेक्ट लेबर को पेमेंट करेंगे 20 रुपीज, ठीक है। 1 आवर काम होने से इनडायरेक्ट लेबर को 20 रुपीज पेमेंट करेंगे। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 यूनिट बन जाने पे 20 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा इनडायरेक्ट लेबर को। अब ये यूनिट बेसिस पे बता दिया, ये हम क्या बोल रहे हैं,
इनडायरेक्ट लेबर का कैलकुलेशन बता रहे। इनडायरेक्ट लेबर का हम लोगों ने एक तो ये निकाला था कि अगर 1 आवर डायरेक्ट लेबर काम करेगा तो इनडायरेक्ट लेबर को हमें 20 रुपीज देना पड़ेगा। अब क्या हो गया कि 1 आवर काम करने से 2 यूनिट बन जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 यूनिट बनने पे हमें इसका मतलब 20 रुपीज देना पड़ेगा। यानी एक यूनिट पे कितना देना पड़ेगा, यूनिट बेसिस पे अगर देखें तो एक यूनिट पे हमें 10 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, इफ 1 unit is produced, it will result in variable overhead of ₹10 पर यूनिट। ठीक है, मैंने वेरिएबल ओवरहेड को एक बार आवर्स में निकाल के दिखाया, ये देखो आवर्स बेसिस पे निकाल के दिखाया, एक बार मैंने वेरिएबल ओवरहेड को यूनिट बेसिस पे निकाल के दिखाया। ठीक है, लेकिन ये लिंक करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं निकलता है, तभी तो वेरिएबल ओवरहेड जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, मतलब ओवरहेड का कैलकुलेशन आसान नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर फिर बता रहे, देखो क्या किया, सबसे पहले मैंने तुम लोग को ओवरहेड बताया कि ओवरहेड क्या होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि ओवरहेड एस्टिमेटेड वे में होता है, फिर मैंने एक एग्जांपल दिया। ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेशन किया है कि 10,000 यूनिट बनाने के लिए उनका इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा 1 लाख होगा और इनडायरेक्ट डायरेक्ट लेबर आवर्स लगेगा 5,000, बस इतना दिया हुआ। ये तो मैंने समझाने के लिए बोला था। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है कि हमें अपना जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 1 यूनिट में कितना इनडायरेक्ट लेबर को ऐड करना है, 1 यूनिट में कितना इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा दिखा है, ये तो टोटल है। क्या हम लोग 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा कि 10,000 यूनिट के लिए 1 लाख तो कितना होगा, नहीं, ये डायरेक्टली यूनिट के साथ ऐसे लिंक नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पता है कि इनडायरेक्ट लेबर को पेमेंट किया जाता है डायरेक्ट लेबर कितने काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर 5,000 घंटा काम कर रहा है तो इनडायरेक्ट लेबर को 1 लाख मिल रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट लेबर अगर 1 आवर काम करेगा तो इनडायरेक्ट लेबर को 20 रुपीज देना पड़ेगा। तो वही कंक्लूजन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, इसको देखो सिंपल, कि अगर डायरेक्ट लेबर 1 आवर काम करेगा तो इनडायरेक्ट लेबर को मिलेगा 20 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग इसको यूनिट के साथ लिंक करवा रहे हैं। यूनिट में हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट लेबर को एक यूनिट बनाने में टाइम लगता है 0.5 आवर, तो 2 यूनिट बनाने में 1 आवर लगेगा। अच्छा, 2 में मैंने इसीलिए किया, 2 का और कोई रीजन नहीं था, ये फ्रैक्शन में आ रहा था, तो 2 यूनिट करने से 1 आवर आ जाएगा, तब मुझे कंपेयर करने में आसानी होगा, इसी वजह से, और कोई रीजन नहीं है। तो 1 यूनिट बनाने में अगर 0.5 आवर्स लगता है, ठीक है, 2 यूनिट बनाने में 1 आवर लगता है, इसका मतलब डायरेक्ट लेबर 1 घंटा काम करने से 2 यूनिट प्रोडक्शन देता है। ठीक है, और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट लेबर अगर 1 आवर काम करेगा तो इनडायरेक्ट लेबर को 20 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 2 यूनिट के लिए इनडायरेक्ट लेबर को 20 रुपीज दिया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट लेबर का 2 कंक्लूजन निकल के आया, 20 रुपीज दिया जा रहा है 1 आवर जब डायरेक्ट लेबर काम कर रहा है, और 20 रुपीज दिया जाएगा जब 2 यूनिट जो है आउटपुट बन के रेडी होगा। ये यूनिट बेसिस पे, ये डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे। ठीक है, तो इसका मतलब एक यूनिट बनने पे कितना दिया जाएगा, 10 रुपीज। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आया कि अगर एक यूनिट प्रोड्यूस्ड होगा तो वेरिएबल ओवरहेड हम लोग का कितना हो जाएगा, ₹10 पर यूनिट। हम लोगों ने एक बार यूनिट बेसिस पे निकाला और एक बार हम लोगों ने इसको कैसे निकाला, इसको हम लोगों ने जो है आवर बेसिस पे निकाला। ठीक है, अच्छा, बस, और यहाँ पर हमें ये वाला पता करना था कि कैसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमारा यूनिट होगा तो यूनिट बेसिस पे निकालेंगे, आवर होगा तो आवर बेसिस पे निकालेंगे, और दोनों होगा तो हम लोग दोनों तरीके से निकाल के दिखा सकते हैं। अब हम लोग जब अपना मतलब कॉस्ट शीट बनाएंगे, मतलब जहां पर हम लोग ये दिखाना चाहेंगे कि 10,000 यूनिट जो हम लोगों ने प्रोडक्शन करने का सोचा था उसमें क्या खर्चा आया, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा जो होगा वो लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर का खर्चा जो होगा वो लिखेंगे। ठीक है, ये तो हमें मिल जाता है, रियल टाइम में मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये रियल टाइम बेसिस में हमें मिल जाएगा, हम लोग लिख लेंगे। और जो ओवरहेड का खर्चा है वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, ओवरहेड का खर्चा हम लोग ऐसे दिखा देंगे, अगर यूनिट बेसिस पे दिखाते हैं 10,000 यूनिट बनाने के लिए हमें ओवरहेड का खर्चा कितना लगेगा, 10 पर यूनिट बेसिस पे, यानी 10 अगर हम लोग यूनिट बेसिस पे दिखाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल जब हम लोग दिखाएंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे बना रहे हैं। ये पूरा अभी तक कैसे बन रहा है, एस्टिमेट इन एडवांस। ठीक है, ये एस्टिमेटेड बेसिस पे ये बन गया। ठीक है,
अच्छा, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा जब हम लोग एक्चुअली प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो एस्टिमेशन और हमारे प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस आया, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा उसी से हम लोग को वेरिएबल ओवरहेड जो है पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो अभी ओवरहेड हम तुम लोग को बता रहे थे, अभी तक मैंने ना वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस बताया ही नहीं, ठीक है। ओवरहेड वेरिएंस बताया नहीं मैंने तुम लोग को, वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है वही हम बता रहे थे, जो कि हम लोग ओवरहेड चैप्टर में पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बार बता दिया, क्योंकि सभी ने ओवरहेड नहीं किया है, तो ओवरहेड का कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, इतने सारे एग्जाम्पल का कंक्लूजन यही निकल के आया कि वेरिएबल ओवरहेड आर treated with labor hours or machine hours depend on the case that if the work is labor intensive or capital intensive, ठीक है। पहला बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि लेबर आवर ले या मशीन आवर ले, डिपेंड करेगा। इसको ना लिंक्ड लिख दो, लिंक्ड। वेरिएबल ओवरहेड को लिंक करवाना पड़ता है लेबर आवर के साथ या मशीन आवर के साथ, डिपेंड करेगा कि काम हमारा कैसा है, लेबर इंटेंसिव है कि कैपिटल इंटेंसिव, मतलब मशीन आवर बेसिस पे होगा फिर, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, रिकवर्ड ऑन पर यूनिट बेसिस फ्रॉम प्री डिसाइडेड रेट, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड को रिकवर करेंगे, कैसे, पर यूनिट बेसिस पे। ये देखो जैसे हम लोगों ने यूनिट बेसिस पे किया, पर यूनिट पे खर्चा कितना निकाला, 10, तो हम लोग रिकवर करके दिखाएंगे। रिकवर का मतलब चार्ज करना, प्रोडक्ट में लगाना, ठीक है। प्रोडक्ट में कितना खर्चा लगा है, तो ये एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, क्योंकि ये पूरा डेटा ही तो एस्टिमेटेड बेसिस पे निकल के आया। तो रिकवर्ड ऑन पर यूनिट बेसिस फ्रॉम प्री डिसाइडेड रेट। प्री डिसाइडेड रेट कौन सा है, ये कैसे निकला, ये इस प्रोसेस में निकला, ठीक है। तो हम लोग पर यूनिट बेसिस पे प्री डिटरमाइंड रेट पे जो है ओवरहेड को रिकवर करके दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब और एक चीज भी बता देते हैं यहाँ पर, और एक चीज भी लिख दो, पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट इज फिक्स्ड बट टोटल recovery of variable overhead is not fixed. It is depend on production. बताते हैं ये क्या है, देखो ये पर यूनिट रिकवरी रेट फिक्स्ड है, मतलब ये 10 रुपीज फिक्स्ड है। अब 10,000 होगा तो उस पे 10,000 पे लगाएंगे, अगर मान लो यहाँ पर 15,000 हुआ तो 15,000 पे लगाएंगे। 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग का निकल के आ रहा है 1 लाख। मैंने यहाँ पर डेटा गलत लिखा है, 10,000 इंटू 10, ये यहाँ पर कितना जीरो हो जाएगा, और एक, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 हुआ तो 1 लाख होगा, 15,000 हुआ तो 1,50,000 होगा, लेकिन ये 10 फिक्स्ड है तो वही लिखा है, देखो पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट इज फिक्स्ड बट टोटल रिकवरी ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन। टोटल ओवरहेड फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन कितना हो रहा है उस पे, यूनिट बेसिस पे चेंज हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल का सिंपल एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पर यूनिट जो है वो फिक्स होता है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है 5 पर यूनिट करके, वो फिक्स्ड है। अब जिस मंथ हम लोग जैसा कंजम्पशन करते हैं हमारा टोटल बिल उसके अकॉर्डिंग आता है। अगर तुम लोग
500 यूनिट कंजम्पशन करोगे तो 5 रुपए के अकॉर्डिंग 2500 रुपए आएगा। अगर तुम लोग 700 यूनिट कंज्यूम करोगे तो 700 इंटू 5 करके देखो 3500 आएगा। लेकिन 5 तो मेरा फिक्स्ड है। तो वही चीज है कि वेरिएबल चीज जो भी होता है कॉस्ट में, उसका पर यूनिट फिक्स्ड होता है और उसका टोटल चेंज होते जाता है। पर यूनिट फिक्स्ड है, टोटल चेंज हो सकता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी वेरिएबल ओवरहेड जो हम लोगों ने रिकवरी रेट निकाला, वो पर यूनिट तो मेरा फिक्स्ड है, टोटल में चेंज हो जाएगा। अगर 10,000 यूनिट हुआ तो 10,000, और अगर हम लोग का उससे कम या ज्यादा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग टोटल में हमारा चेंज आते जाएगा, ठीक है। टोटल में हम लोग का चेंज आते जाएगा। अच्छा, अब ये वाला जो भी समझाना था मैंने समझा दिया, दैट इज ये वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा बजट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा एक्चुअल। तो पहले तो बजट बनाना पड़ेगा, ठीक है, पहले मतलब एस्टिमेट। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग प्रोडक्शन करेंगे 10,000 यूनिट, और उसके लिए हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड जो है वो लग सकता है, एस्टिमेटेड है, बजटेड यानी एस्टिमेटेड है 1 लाख, और जो आवर्स है वो लग सकता है 5,000 आवर्स, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में हम लोगों ने प्रोडक्शन किया 11,000 यूनिट, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड लगा हम लोग का 1,25,000 रुपीज एक्चुअली में, और आवर्स जो है वो हुआ 5,500 आवर्स, ठीक है, 5,500 आवर्स। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या वेरिएंसेस निकालेंगे, जैसे हम लोग लेबर में करते थे सेम वैसा ही होगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे, मतलब कॉस्ट कितना वेरी किया वो हमें निकालना पड़ेगा। कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाला जाएगा, कॉस्ट वेरिएंस निकालने का तरीका है यहाँ पर रिकवरी, पहले कंसेप्ट समझ लो, रिकवरी वर्सेस एक्चुअल, ठीक है। हम लोगों ने कितना रिकवरी किया और एक्चुअली में कितना रिकवरी हुआ, मतलब जैसे देखो कंसेप्ट समझो यहाँ पर कि एक्चुअली हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड कितना लगा है वो हम लोग को दिख रहा है 1,25,000, लेकिन ये तो तब पता चला होगा जब वेरिएबल ओवरहेड का डेटा हमारे पास अवेलेबल हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है। लेकिन उसके पहले प्रोडक्शन करके बेचा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने रिकवरी रेट कितना सोचा होगा। देखो यहाँ पर हम लोगों ने जब बजट बनाया तो हम लोगों ने कुछ रिकवरी रेट सोचा होगा, तो रिकवरी रेट कितना सोचा होगा, रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ये मान लो लेबर आवर ही दिया हुआ है, ये जो आवर्स दिया हुआ है ये लेबर दिया हुआ है, लेबर मशीन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आवर्स को नॉर्मल ले लो, हमें सोचने का ज्यादा जरूरत नहीं है। तब कंफ्यूजन होता है जब हमें क्वेश्चन में लेबर मशीन दोनों ही देता है, लेकिन ऐसा नहीं देगा, वो तो थियोरेटिकली समझाने के लिए मैंने बोला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड लगा है 1 लाख रुपीज, और आवर्स लगा है हम लोग का 5,000, ठीक है, 5,000 आवर्स लगा है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे रिकवरी रेट, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ये देखो ये वाला चीज लेबर आवर रेट, तो इसको लेबर ही मान लो, तो लेबर आवर रेट, तो देखो वेरिएबल ओवरहेड कितना है 1 लाख, और कितना यूनिट बना है, ये देखो कितना यूनिट बना है 10,000 यूनिट, तो कितना हो जाएगा रुपीज, यहाँ से 4 जीरो हट जाएगा, ₹10 पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, मैंने लेबर नहीं लिखा है तो इसको नॉर्मली लिख लो, इसको ऐसे लिख लो ओवरहेड रिकवरी रेट,
ओवरहेड रिकवरी रेट, ठीक है। ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग ओवरहेड रिकवरी रेट? ये देखो, ये जो हम लोगों ने लास्ट में यहाँ 10 रुपीज 10 पर यूनिट निकाला था ना, यहाँ पर डायरेक्टली निकल गया। यहाँ पर तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया था। पहले मैंने लेबर का रेट निकाला था जो नहीं दिया हुआ था। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा तो मैं निकालना पड़ेगा उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या देखा कि वेरिएबल ओवरहेड टोटल कितना था, 1 लाख, ठीक है। प्रोडक्शन कितना हुआ, 10,000 यूनिट, तो इसका मतलब रिकवरी रेट पर यूनिट कितना हो गया, 10 पर यूनिट करके, ठीक है। अब अगर हम लोग निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, तो कैसे निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस? अच्छा देखो, हम लोगों ने खर्चा 10 रुपए पर यूनिट करके पहले से ही डिटरमाइन कर लिया होगा कि जितना भी यूनिट बनाएंगे ना उसमें वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा 10 रुपए करके लगाएंगे, ठीक है। अब प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, ये तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने 10,000 यूनिट के जगह 11,000 यूनिट बना लिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने तो सोचा था एक एक यूनिट पे 10 रुपए लगाएंगे। जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपए लगा के हम लोगों ने मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब हम लोग प्रोडक्शन जितना यूनिट हुआ है उसमें कितने वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा लगा चुके हैं, 11,000 यूनिट पे 10 रुपए करके लगाए होंगे हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 1,10,000 रुपीज का खर्चा जो है हमारा टोटल लगाया होगा, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड का इतना टोटल लगाया हुआ, लेकिन एक्चुअली में टोटल खर्चा जब बिल आया तब पता चला कितना है, 1,25,000, ठीक है। रियलिटी में वह 1,25,000। इसका मतलब हम लोगों का जो एस्टिमेशन है वो गलत हो गया। एस्टिमेशन हम लोग का कितना एडवर्स हो गया, यहाँ पर एडवर्स हो गया 15,000 एडवर्स, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, रिकवरी, ये हो गया रिकवरी वर्सेस एक्चुअल, ठीक है। फिर से हम बताते हैं, देखो क्योंकि हम लोग प्री डिटरमाइंड रेट बेसिस पे पहले से ही वेरिएबल ओवरहेड को सोच लेते हैं। मतलब हम लोगों ने ये जब बजट बनाया तभी सोच लिया कि एक यूनिट में वेरिएबल ओवरहेड लगाएंगे 10 रुपए। जैसे प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, एक यूनिट में मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, वेरिएबल ओवरहेड में 10 रुपए जोड़ जोड़ के हम लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा करके हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 11,000 यूनिट प्रोडक्शन किया है, तो 10 रुपए के अकॉर्डिंग इतना हम लोग जो है रिकवरी का मतलब है इतना चार्ज कर चुके हैं अपने प्रोडक्ट में। लेकिन जब हम लोगों ने एक्चुअली में देखा तो वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा हुआ 1,25,000। इसका मतलब 15,000 हम लोग का क्या हो गया है, एडवर्स हो गया है। मतलब हम लोगों ने अंडर रिकवरी कर दिया। रिकवरी करवाना चाहिए था कम से कम 1,25,000, हम लोगों ने रिकवरी कर दिया है 1,10,000, यानी 15,000 का हम लोग का लॉस हो गया, ठीक है। 15,000 का हम लोग का एडवर्स सिचुएशन हो गया। ये हो गया हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। ये तो समझाने के लिए। बाकी देखो अगर हम लोग इसको एग्जाम में लिखना चाहें, मतलब एग्जाम में जब करेंगे तो इसको और एक तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को ऐसे लिख सकते हैं, रिकवर्ड, पूरा लैंग्वेज लिखवा देते हैं, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। वो तो मैंने यहाँ भी लिखा है, फिर भी रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ये कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट, ठीक है। ऐसे करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अभी लिख लो, इसका भी एप्लीकेशन देख लेंगे, अभी पहले समझ के कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट, ठीक है। ऐसे करके करना पड़ेगा। अब यहाँ आवर लिखा है, अगर आउटपुट होगा तो आउटपुट बेसिस पे करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग का आउटपुट बेसिस पे है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस हो गया। ये फॉर्मूला लिखा हुआ रहने दो, इसका भी एप्लीकेशन हम लोग देख लेंगे कैसे करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस के बाद कॉस्ट क्यों वेरी करता है, उसका दो रीजन होता है, ठीक है। कॉस्ट जो वेरी करता है उसका दो रीजन हो जाएगा। एक हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर। तो यहां पर लिखते हैं वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, या फिर इसका और एक नाम भी है और स्पेंडिंग वेरिएंस। और स्पेंडिंग मतलब कितना स्पेंड किया, स्पेंडिंग मतलब खर्चा, कितना खर्चा किया, ठीक है।
अच्छा देखो, इसमें हमें क्या करना है, वेरिएबल ओवरहेड जो हम लोग का एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, इसमें हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड को रिवाइज करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, पहले निकालना पड़ेगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये रिवाइज स्टैंडर्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब इसका जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर पहले लिख लो, स्टैंडर्ड एक्सपेंस वर्सेस एक्चुअल एक्सपेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सपेंस वर्सेस एक्चुअल एक्सपेंसेस का डिफरेंस, कि स्टैंडर्ड में कितना एक्सपेंस हुआ और एक्चुअल में कितना एक्सपेंसेस हुआ, इसके डिफरेंसेस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक्चुअल एक्सपेंस तो हम लोग को पता है, एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है, 1,25,000। ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सपेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा। अच्छा, क्या स्टैंडर्ड एक्सपेंस हमें नहीं पता है क्या, हम लोग ये वाला नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 10,000 यूनिट के लिए है, या फिर बोल सकते हो 5,000 आवर्स के लिए है। यानी हम लोग को यहाँ पर निकालना पड़ेगा, जैसे हम लोग मटेरियल में निकालते थे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, वो डेटा यहाँ पर निकालना पड़ेगा। लेकिन उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब हमारे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालना पड़ेगा, लेकिन निकाले कैसे, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट बेसिस पे निकाले या स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर्स बेसिस पे निकाले। क्या हम लोग ऐसा निकाले कि 10,000 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड में इतना खर्चा है, तो 1100 यूनिट बनाने के लिए, 11,000 यूनिट बनाने के लिए कितना होगा, तो वो तो आउटपुट बेसिस पे हो जाएगा। या फिर ऐसे निकाले कि 5,000 आवर्स के लिए इतना खर्चा है, तो 5,500 के लिए कितना होगा। तो इसमें से ये दोनों में से कौन सा करना चाहिए, तो क्योंकि देखो इसीलिए मैंने इतना सारा चीज बोला, जब हम लोग ओवरहेड का कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग का लेबर आवर या मशीन आवर बेसिस पे डेटा को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट नहीं होगा, यहाँ पर यूनिट नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर बेसिस पे हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यूनिट बेसिस पे नहीं निकालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर्स बेसिस पे निकालना पड़ेगा जब हम लोग स्टैंडर्ड एक्सपेंस निकालेंगे। फिर यहाँ पर क्यों यूनिट लिया, क्योंकि ये तो हम लोग रिकवरी निकाल रहे हैं, कि अगर हम लोग 10 रुपीज करके एस्टिमेट किए थे और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 11,000 यूनिट प्रोड्यूस कर लिया है, तो हम लोगों ने अपना पूरे प्रोडक्शन में 1,10,000 एस्टिमेटेड वे में चार्ज कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने कम चार्ज कर दिया। एक्चुअली हमें 1,25,000 तक करना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली इतना खर्चा हुआ। जैसे मान लो तुम लोगों ने सोचा कि लास्ट मंथ में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था, मान लो 500 यूनिट कंजम्पशन किया गया था, 3 रुपीज करके 1,500 आया था सपोज। ठीक है, अब इसी बेसिस पे तुम लोग सोच रहे हो कि इस बार तुम लोगों ने 600 यूनिट कंज्यूम किया है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना चाहिए 1,800, लेकिन उसमें कम या ज्यादा हो गया। ठीक है, वो क्यों हुआ होगा, सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है, मतलब जो पर यूनिट कॉस्ट है वो चेंज हो गया होगा, इसी वजह से हुआ होगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ, हम लोगों ने सोचा था 10 रुपए करके लगेगा, लेकिन ज्यादा लगा होगा ना, तभी तो 1,25,000 हुआ। ये देखो 1,25,000 हुआ कितने यूनिट के लिए, 11,000 यूनिट के लिए। तो पर यूनिट का खर्चा कितना आया, 11.36, लेकिन हम लोगों ने तो सोचा था 10 रुपीज करके आया था, लेकिन खर्चा बढ़ गया। अब ये खर्चा क्यों बढ़ा, शायद डायरेक्ट लेबर का खर्चा बढ़ गया, क्योंकि डायरेक्ट पे ही तो इनडायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया यूनिट बेसिस पे कि कितना रिकवर हुआ और हमें कितना रिकवर करना चाहिए था। कितना रिकवर हुआ वो हम लोग कैसे निकालते हैं, कि जो प्रोडक्शन किया उसको एस्टिमेटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल का बताया कि हम लोग 3 यूनिट पर बेसिस पे ही कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बिल आने पे देखेंगे कि अगर अलग आ रहा है तो क्यों अलग आया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट का वेरिएंस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का हुआ। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक्सपेंडिचर का वेरिएंस। ठीक है, अब एक्सपेंस जो है वो हमारा आवरली बेसिस पे ये स्टैंडर्ड को चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग अपने स्टैंडर्ड को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख के दिखा रहे, रिवाइज स्टैंडर्ड कैसे होगा। रिवाइज स्टैंडर्ड में हम लोग क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स। ठीक है, एक्चुअल आवर्स कैसे निकलेगा, ये देखो, अगर 1 लाख रुपीस का खर्चा होता है बजट, यानी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितने टाइम काम करने का, 5,000 आवर्स काम करने का। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये देखो यूनिटरी मेथड, 5,000 आवर्स के लिए हम लोग का खर्चा हो रहा है 1 लाख रुपीस, तो 1 आवर के लिए खर्चा होगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 5,000, तो 5,500, क्योंकि एक्चुअली में तो 5,500 आवर्स काम हुआ है, तो कितना हो जाएगा, इंटू 5,500 डिवाइडेड बाई 5,000। ये देखो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5,000,
इंटू 5500, तो ये हो गया 1,10,000। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 1,10,000। इसका मतलब 1,10,000 का स्टैंडर्ड एक्सपेंस हुआ है, जबकि एक्चुअली में 1,25,000 का हुआ है। तो इसका मतलब इसमें भी डिफरेंस आ गया 15,000 एडवर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग निकाला, यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि 5,500 आवर्स काम होने पे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना खर्चा होता, तो स्टैंडर्ड एक्सपेंस एज पर एक्चुअल आवर्स। ठीक है, और एक्चुअल एक्सपेंसेस का हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंसेस देखा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, वॉल्यूम वेरिएंस का और एक नाम होता है, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड ओवरहेड वर्सेस रिकवरी। ठीक है, स्टैंडर्ड ओवरहेड वर्सेस रिकवरी। ठीक है, तो ये देखो स्टैंडर्ड ओवरहेड अभी अभी हम लोगों ने निकाला, कितना आया 1,10,000। अभी अभी हम लोगों ने निकाला 1,10,000 आया स्टैंडर्ड ओवरहेड या स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस, माइनस रिकवरी। रिकवरी कितना किया था हम लोगों ने, ये देखो 1,10,000, 11,000 इंटू 10, ये देखो 11,000 इंटू 10। ठीक है, तो ये भी हम लोग का 1,10,000 आ रहा है, तो इसमें हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 0। ठीक है, यानी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखो ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो है वो हम लोग का कितना आया, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आया है 15,000 एडवर्स, 15,000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है ये हम लोग का आया है 15,000 एडवर्स। और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस ये हम लोग का आया है 0। ठीक है, अब देखो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो है इसका दो रीजन होता है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। देखो इसमें भी मैच करेगा, वेरिएबल ओवरहेड जो कॉस्ट वेरिएंस है वो है 15,000 एडवर्स और एक्सपेंडिचर है 15,000 एडवर्स और ये आया है नील, तो यानी ये सब टोटल करके हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हम लोग का इस तरीके से कैलकुलेट होगा, कॉस्ट उसके बाद एक्सपेंडिचर और उसके बाद हम लोगों का ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, वॉल्यूम यानी कि एफिशिएंसी। और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो समझ में आएगा, और एक क्वेश्चन करते हैं। ये बाकी वेरिएबल वेरिएंसेस के तरह उतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। बजट और यहाँ पर देखो एक्चुअल। अच्छा, यहाँ पर हम फिर से ले लेते हैं आउटपुट। आउटपुट ले लिया मैंने यहाँ पर 30,000। ठीक है, यहाँ पर हो गया 32,500। फिर यहाँ पर लिखेंगे मशीन आवर। ठीक है, वहां मैंने लेबर आवर दिया था, ये मशीन आवर 30,000 और ये 33,000। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 60,000 और ये रुपीस में है, यहाँ पर हो गया 68,000। मैंने बोला था ना क्वेश्चन में हमें दे देगा कि मशीन आवर ओरिएंटेड काम होता है कि लेबर आवर ओरिएंटेड काम होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सारे ओवरहेड वेरिएंसेस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अच्छा कॉस्ट वेरिएंस में हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट वेरिएंस में हम लोग ये निकालेंगे कि हम लोग का एक्चुअली कितना एक्सपेंसेस हुआ और हम लोगों ने रिकवर कितना किया। रिकवर क्योंकि हम लोग तो पहले एस्टिमेटेड वे में प्रोडक्ट में चार्ज कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे दिखाएंगे, रिकवरी माइनस एक्चुअल, रिकवरी माइनस एक्चुअल, ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा रिकवरी कैसे देखेंगे, रिकवरी हमें हमेशा देखना पड़ता है यूनिट बेसिस पे। तो सबसे पहले निकालेंगे रिकवरी रेट, रिकवरी रेट। ठीक है, रिकवरी रेट देखते हैं, तो देखो यहाँ पर कितना खर्चा हुआ है,
एस्टिमेटेड ओवरहेड कैसे निकालेंगे? एस्टिमेटेड ओवरहेड जो हम लोगों ने सोचा था कि इतना खर्चा होगा, कितना खर्चा होने वाला था? 60,000 अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन, ठीक है। और ये 60,000 खर्चा होने वाला था कितना प्रोडक्शन करने के लिए, यानी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन देखो कितना है, 30,000, ठीक है। तो 30,000 यूनिट प्रोड्यूस करने पे 60,000 का खर्चा होगा, ऐसा हम लोगों ने सोचा था। इसका मतलब पर यूनिट का खर्चा ₹2 पर यूनिट करके होगा, ऐसा हम लोगों ने सोचा था, ठीक है। तो अगर ₹2 करके रिकवरी रेट है, तो जैसा हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, हम लोगों ने देखा हम लोगों ने 32,500 यूनिट बना लिया है। तो ₹2 करके कितना वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्ट में चार्ज कर दिया होगा? 32,500 इंटू 2 ये चार्ज कर दिया होगा, 65,000 रुपीज। लेकिन जब एक्चुअली वेरिएबल ओवरहेड का डेटा हमारे पास आया तो दिखा कि 68,000 का एक्चुअली खर्चा हुआ है। इसका मतलब हम लोग का एस्टिमेशन जो है कम हो गया, गलत हुआ है, कम हो गया है। इसके वजह से हम लोग का 3,000 एडवर्स आ रहा है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पिछले मंथ जैसे आया था, उसी के एस्टिमेशन में इस मंथ का भी तुम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगा दिया। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक्चुअली आया तो वो कुछ और आया, ठीक है। अगर वो ज्यादा आया तो लॉस है, अगर वो कम आया तो हम लोग के लिए फेवरेबल है। जैसे कि ये एडवर्स हो गया, हम लोगों का खर्चा एक्चुअली में ये हुआ वेरिएबल ओवरहेड। और वेरिएबल ओवरहेड हम लोगों ने कितना खर्चा लगाया होगा इतने यूनिट पे, क्योंकि एक्चुअली तो 32,500 यूनिट बन के रेडी हो गया। और हम लोगों ने रिकवरी रेट क्या लगाया था? रिकवरी रेट हम लोगों ने पर यूनिट बेसिस पे 2 सोचा था। तो ₹2 करके इतना हम लोगों ने प्रोडक्शन में चार्ज कर दिया, बेच भी दिया प्रोडक्ट को, लेकिन हम लोग का हो गया है लॉस, क्योंकि एक्चुअली खर्चा आया है 68,000। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट क्यों वेरी करता है? 2 रीजन से, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी के वजह से। तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट तो हमें पता ही है कितना, 68,000। लेकिन ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये नहीं लिख सकते डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि ये 30,000 आवर्स के लिए, अभी हमें इसे आवर्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब हम लोग इस स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे, मतलब हम लोग क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कौन से बेसिस पे निकालेंगे? एक्चुअल यूनिट या एक्चुअल आवर्स? एक्चुअल आवर्स बेसिस पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा एक्चुअल आवर्स बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? ये देखो यहाँ पर 30,000 आवर्स काम करने के लिए 60,000 का खर्चा है, तो 33,000 आवर्स काम करने पे कितना खर्चा होगा? तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर लिखते हैं, रिवाइज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड को। रिवाइज स्टैंडर्ड कैसे हो जाएगा? 30,000 के लिए 60,000 का खर्चा है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 33,000, ठीक है। ये देखो यूनिटरी मेथड सिंपल। ये देखो 30,000 आवर्स काम करने के लिए 60,000 का खर्चा होता है, 1 के लिए 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो 33,000 मशीन आवर्स काम होने पे कितना खर्चा हुआ होगा, तो इंटू 33,000 करने पे यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये कितना हो जाएगा? ये हो गया हम लोग का 66,000 हो रहा है शायद, 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 33,000, ठीक है। तो 66,000 का हम लोग का खर्चा हो रहा है। ये खर्चा हम लोगों ने कैसे निकाला है? स्टैंडर्ड आवर, मतलब स्टैंडर्ड एक्सपेंस फॉर एक्चुअल आवर्स। ये क्या निकला है? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स, ठीक है। एक्चुअल आवर्स के लिए काम करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा? तो अगर 33,000 आवर्स काम होता तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 66,000 का खर्चा होना चाहिए था, एक्सपेंस इतना होना चाहिए था। एक्सपेंस हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? टाइम के बेसिस पे, एक्चुअल टाइम के बेसिस पे, लेकिन एक्सपेंस हुआ है 68,000। यानी यहाँ पर हम लोग का डिफरेंस कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम लोग का डिफरेंस आ रहा है 2,000। ये भी हम लोग का एडवर्स हो गया, एडवर्स लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वेरिएंस कौन सा निकलेगा? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी जिसको हम लोग वॉल्यूम भी बोलते हैं। अच्छा, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा हम लोग का रिकवरी, यहाँ पर ये देखो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड
और माइनस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड वर्सेस रिकवरी। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्सेस रिकवरी करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अच्छा ये ना रिकवरी वर्सेस स्टैंडर्ड लिखना चाहिए, यहाँ पर दोनों डेटा एक ही है तो हम लोग का हो गया, उसमें बात अलग है। यहाँ पर आगे रिकवरी आएगा, रिकवरी वर्सेस स्टैंडर्ड, मतलब ये डेटा आगे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों डेटा सेम है इसीलिए आंसर मैच हो गया, ऐसे होना चाहिए। ये हटा दो, एक ही डेटा है इसीलिए मैच हो गया, इसलिए मैंने गलती से आगे पीछे लिख दिया। रिकवरी वर्सेस स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। अच्छा अब रिकवरी वर्सेस स्टैंडर्ड लिखते हैं, रिकवरी और माइनस स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा रिकवरी कितना हुआ है, रिकवरी अभी अभी हम लोगों ने निकाला 32,500 इंटू 2, यहाँ पर लिखते हैं 32,500 इंटू 2। और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब ये वाला स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स, यहाँ पर लिख देते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स, जो कि हम लोग का आया 66,000। तो ये तो वैल्यू निकल के आ रहा है 65,000 आया था, ये 66,000, तो ये कितना हो गया 1,000 एडवर्स, ठीक है 1,000 एडवर्स हो गया। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसका दो रीजन, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो एफिशिएंसी है 1000 एडवर्स और ये है हम लोग का 2000 एडवर्स, 2000 एडवर्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का कितना है 3000 एडवर्स हो रहा है, ये दोनों का ऐड करने से चेक करते हैं क्या 3000 एडवर्स आया था, हाँ 3000 एडवर्स आया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो हम लोग ऐसे कैसे, सबसे पहले हमें रिकवरी रेट पर यूनिट बेसिस पे निकालना पड़ेगा, उससे हम लोग रिकवरी निकालेंगे। कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है कि कितना कॉस्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट में चार्ज किया है एस्टिमेटेड बेसिस पे और एक्चुअली कितना खर्चा हुआ, इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट दो वजह से वेरी करता है, या तो हम लोगों का टाइम में जो है वेरिएशन दिखाई दिया, ये देखो टाइम में 30,000 की जगह 33,000 आवर्स काम हुआ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर और एक्चुअल कॉस्ट, ये हो जाता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब है कि हम लोगों ने कितना रिकवरी करवाया और टाइम के हिसाब से कितना रिकवरी हो रहा है, ठीक है। ये दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अब इसका एक समरी लिख देते हैं, हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट इज कंप्यूटेड, सबसे पहले हमें रिकवरी रेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये स्टेप फॉलो करने से ही क्वेश्चन हो जाएगा। एस्टिमेटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी रेट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन करते हैं, रिकवरी रेट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, रिकवरी मिल जाता है। रिकवरी कैसे निकालते हैं, रिकवरी रेट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, ये देखो रिकवरी कैसे निकालते हैं, रिकवरी रेट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन करके, जहां जहां हमें रिकवरी का कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा और क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड इज रिवाइज्ड, यहाँ पर हम लोग जब स्टैंडर्ड को रिवाइज्ड करते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, ये याद रखना है हमेशा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, ये यूनिट बेसिस पे नहीं होगा, इसीलिए तो मैंने पहले इतना सारा स्टोरी बताया कि हम लोग का ओवरहेड का खर्चा या तो लेबर आवर बेसिस पे एपोर्शन करना होता है या मशीन आवर बेसिस पे, यूनिट बेसिस पे नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड इज रिवाइज्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, rather on the basis of labor hours or machine hours employed, ठीक है। मशीन आवर या लेबर आवर जो भी हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे होगा। तो ये तीन स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा जब भी हम लोग वेरिएबल ओवरहेड का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर मैंने तो अपना दो एग्जांपल से क्वेश्चन करवाया, अब यहाँ से देखते हैं क्या क्वेश्चन है हम लोग के पास। ये देखो
9th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट एक्सपेंडिचर और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंसी बोला है। तो देखो क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन 9 में, बजटेड प्रोडक्शन बता दिया, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड बता दिया, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट आउटपुट बताया है और ये एक्चुअल का डेटा दिया है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा को ना दोनों साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखो इलस्ट्रेशन 9 क्या क्या दिया है। बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन ये कितना दिया है 6,000 यूनिट, ठीक है 6,000 यूनिट। इधर साथ ही साथ एक्चुअल वाला भी लिख लेते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन है 5,900 यूनिट। अच्छा, फिर नेक्स्ट बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, तो यहां पर लिखते हैं बजटेड वेरिएबल ओवरहेड। ये कितना है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 1,20,000। और यहाँ पर एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड 1,22,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या डेटा है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट आउटपुट, ये क्वेश्चन में गिवन है 2 आवर्स, ठीक है। मतलब 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा लगता है। और एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क कितना टाइम एक्चुअली काम हुआ है 11,600 आवर्स, 11,600 आवर्स। और हम लोग को क्या करना है, सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है। इसमें 3 ही वेरिएंस होता है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। ये 3 ही होता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस हम लोग कैसे निकालते हैं कि कॉस्ट में हमारा क्या चेंजेस आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने एस्टिमेटेड वे में कितना कॉस्ट लगाया होगा, तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम लोगों ने पर यूनिट, क्योंकि रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ये देखो मैंने यहाँ पॉइंट आउट करवा दिया, सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ता है रिकवरी रेट ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके पहले भी एक काम करते हैं, सबसे पहले रिकवरी रेट ही निकालते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, रिकवरी रेट निकालना है, रिकवरी रेट, ठीक है। रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे, रिकवरी रेट हम लोग का हो जाएगा एस्टिमेटेड या बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है। तो वेरिएबल बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितना है 1,20,000। और हम लोगों ने सोचा इतना खर्चा होगा कितना यूनिट बनाने के लिए, 6,000 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। तो एक एक यूनिट बनाने का हम लोग का खर्चा कितना आ जाएगा, एक एक यूनिट बनाने का हम लोग का खर्चा आ जाएगा ₹20 पर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट बनाने का हम लोग का ये खर्चा आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं रिकवरी रेट के बाद हम लोग यहाँ पर निकालेंगे रिकवरी कितना किया, ये भी निकाल लो। टोटल रिकवरी, टोटल रिकवरी कितना हुआ है। रिकवरी का मतलब है कि हम लोगों ने जो जितने भी यूनिट प्रोड्यूस किए उस पे कितना खर्चा लगा दिया होगा। हम लोगों ने ये सोचा कि एक यूनिट में 20 रुपीज लगाना चाहिए, तो प्रोडक्शन कितना यूनिट किया 59,000 यूनिट। तो 59,000 यूनिट पे कितना खर्चा लगाना चाहिए, फिर 20 के अकॉर्डिंग 59,000 पे एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हमें 5900 है, 1000 में 5900 इंटू 20, 5900 इंटू 20, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 1,18,000 का हमें जो है एक्सपेंसेस लगाया होगा, ठीक है। रिकवरी करने का सोचा होगा कि हाँ पिछले बार मतलब एस्टिमेटेड वे में अगर 20 लगा था तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इतना मतलब 5,900 यूनिट एक्चुअली में बना रहे हैं तो हम लोग का रिकवरी इतना हुआ होगा। लेकिन एक्चुअली कितना खर्चा हो गया, एक्चुअली खर्चा होगा 1,22,000, तो हम लोग का लॉस हुआ होगा। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। कैसे लिखेंगे, टोटल रिकवरी,
मतलब एस्टिमेटेड वे में हम लोगों ने कितना खर्चा चार्ज कर दिया और एक्चुअल कितना हुआ है, ठीक है। टोटल रिकवरी माइनस एक्चुअल, तो कितना हो जाएगा 1,18,000 माइनस एक्चुअली में हुआ है 1,22,000। तो डिफरेंस देखते हैं कितना होगा। 4,000 एडवर्स, ठीक है, 4,000 एडवर्स, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट वेरिएंस का मतलब वही होता है कि कितना हम लोगों ने रिकवरी किया एस्टिमेटेड वे में और एक्चुअली हम लोग का कितना खर्चा हुआ, ठीक है। अब कॉस्ट वेरिएंस जो है वो दो रीजन से वैरी करेगा। एक हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब स्टैंडर्ड एक्सपेंस एज पर एक्चुअल आवर, ठीक है। एक्चुअल आवर के बेसिस पे स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस क्या है और एक्चुअल एक्सपेंस क्या है। यहाँ पर देखो हम लोग कंपेयर हमेशा एक्चुअल एक्सपेंस से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपेंस हम लोग का कितना है 1,22,000। अब हमें निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस एज पर एक्चुअल आवर्स, हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वही यूनिटरी मेथड करेंगे कि हम लोग का यहाँ पर, लेकिन टाइम जो है वो 1 यूनिट के लिए दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, पीछे निकाल लेते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा कि 6,000 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगा। तो 1 यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स लगता है, तो 6,000 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में वो दिया हुआ रहता है। फॉर 6,000 यूनिट टाइम रिक्वायर्ड 12,000 आवर्स, ठीक है। 12,000 आवर्स का टाइम का जरूरत होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 12,000 आवर्स काम करने पे 1,20,000 का खर्चा हुआ, ठीक है। 12,000 आवर्स काम करने से 1,20,000 रुपीज का खर्चा हुआ, क्योंकि ये 1,20,000 तो जो है 6,000 यूनिट के लिए हुआ ना। तो 6,000 यूनिट को बनाने में टाइम लगता है 12,000, जो कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं किया हुआ था, 1 यूनिट का दिया हुआ था, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ा। तो 1 आवर के लिए कितना खर्चा हुआ होगा, इतना, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअली कितना आवर्स काम हुआ है 11,600 आवर्स, तो 11,600 आवर्स काम होने पे कितना खर्चा होगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 11,600, ये हमें लिखना पड़ेगा। ये हम लोग का आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड। यहाँ पर लिख लेते हैं 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 11,600। तो देखते हैं कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 11,600, तो ये हो गया हम लोग का 1,16,000। इतने रुपए का खर्चा होगा, ठीक है, इतने रुपए का, क्योंकि ये तो रुपीज है, इतने आवर्स काम करने पे स्टैंडर्ड में इतना खर्चा होता है, तो इतने रुपए का खर्चा होना चाहिए। अगर हम लोग एक्चुअल आवर्स बेसिस पे देखेंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स बेसिस पे जितना खर्चा होता है, स्टैंडर्ड आवर्स का क्या खर्चा है, स्टैंडर्ड आवर्स का खर्चा हो रहा है 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12,000 करने से हमें क्या मिल रहा है कि 10 रुपए पर आवर का खर्चा है। तो 11,600 आवर्स काम हुआ तो कितना खर्चा होना चाहिए था, स्टैंडर्ड के हिसाब से 1,16,000 रुपीज का खर्चा होना चाहिए था, लेकिन खर्चा कितना हुआ 1,20,000। फिर से एडवर्स 1,16,000 माइनस 1,22,000, तो 6,000 हम लोग का एडवर्स आ गया, 6,000 एडवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, यानी जो वॉल्यूम वेरिएंस होता है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब हमें चेक करना पड़ेगा, यहां पर हमें क्या चेक करना पड़ता है, ये देखो रिकवरी और जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे रिकवरी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट
फॉर एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो रिकवरी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स तो अभी अभी कैलकुलेट किया, 1,16,000 हुआ। और ये वाला कितना हुआ, रिकवरी कितना हुआ, रिकवरी हम लोग का हुआ है 1,18,000। अच्छा, तो 1,16,000 हुआ, ये हम लोग का फेवरेबल हो रहा है। देखते कितना फेवरेबल हो रहा है, 1,18,000 माइनस 1,16,000, तो डिफरेंस आ गया 2,000 फेवरेबल, ठीक है, 2,000 फेवरेबल हो गया। तो रिकवरी हुआ था इतना, ठीक है। और हम लोगों का स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स कितना हो गया, 1,16,000 रुपीज, की अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्चुअल आवर्स जितना काम हुआ उसका कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करें तो इतना हो गया, ठीक है। तो हम लोग का 2,000 आवर्स जो है फेवरेबल है। क्या दोनों ऐड करने से हमारा मैच होगा, 2,000 और यहाँ पर आया 6,000 एडवर्स, दोनों को सेट ऑफ करने से 4,000 एडवर्स आ रहा है, तो इसका आंसर 4,000 एडवर्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला था कि इसका हम लोग और एक फॉर्मूला भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंसेप्ट मुझे लगता है कि उतने आसानी से क्लियर नहीं होगा, फिर भी हम लिख देते हैं। देखो यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड जो एफिशिएंसी वेरिएंस है, इसको हम लोग और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में करके दिखाते हैं, ठीक है, इसी के नीचे करके दिखाते हैं। इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट करने से हमारा आंसर आ जाएगा 2,000 फेवरेबल आना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, देखते हैं स्टैंडर्ड आवर कितना है। स्टैंडर्ड आवर है हम लोग का, लेकिन इसमें भी ना वही रिवाइज ही करना पड़ेगा। छोड़ो, एक ही तरीके से सीखो, दो तरीके से और सीखने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें फिर रिवाइज करना पड़ेगा, इसीलिए ये वाला मुझे ठीक नहीं लगता। इसमें फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आवर निकालना पड़ेगा फॉर एक्चुअल, जरूरत नहीं है। हम लोग इस तरीके से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का 9th वाला हो गया। अच्छा, अब 10th में फिक्स्ड है, फिक्स्ड वाला तो मैंने अभी सिखाया नहीं है। और लास्ट दिन हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें वेरिएबल जो है कुछ मिसिंग फिगर मैंने रख दिया था, बिकॉज वो वेरिएबल ओवरहेड से रिलेटेड था, तो वो वाला बता देते हैं। ये देखो, ये वाला, ये हम लोगों ने यहाँ पर जो ओवरहेड निकाला था उसमें हम लोगों ने एक ओवरहेड नहीं निकाले, ये वाला, ठीक है। ये जो है वेरिएबल ओवरहेड हमें दे दिया था, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस हमें 2,000 एडवर्स दिया था। और हम लोग को बोला था कि बाकी सारी चीजों को कैलकुलेट करके दिखाने के लिए, जिसमें देखो हम लोगों ने ये सब कैलकुलेट कर लिया था। दिखाते हैं, ये देखो, ये देखो लास्ट दिन का जो क्वेश्चन है, ये देखो आधा अधूरा है। यहाँ पर ये दो पॉइंट जो है हम लोग का बाकी है, बाकी मैंने लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाला था, क्योंकि ये दो पॉइंट मिसिंग था तो बाकी चीज मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, तो इसको हम एक बार बता देते हैं, ठीक है। फिर से ये वाला लिखेंगे, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये वाला लिखते हैं। अगर तुम लोग के वहां पर जगह है पेज में तो वहां भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का लेबर और ओवरहेड का पार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड आवर, जैसे लेबर का हम लोग टेबल बनाते हैं, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। ये लेबर का टेबल मैंने बनाया। फिर हम एक बार याद दिला देते, लेबर में हमारे पास क्या डेटा था। ये देखो, हमें बोल दिया था कि डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है क्वेश्चन मार्क एट द रेट भी क्वेश्चन मार्क, लेकिन कॉस्ट बता दिया था 2,24,400, 2,24,400, ठीक है। ये दोनों फिगर हमारा मिसिंग था। लेबर का जो स्टैंडर्ड लेबर आवर है वो है हम लोग का 20 पर आवर, रेट है हम लोग का ये 20 करके है। और हम लोग को निकालना है यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड आवर हम लोग कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल लेबर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब 1 आवर लगता है कितना यूनिट बनाने के लिए, पूरे 1 यूनिट का था, मास्क बन रहा था स्टार 95 मास्क, तो 1 यूनिट बनाने में 1 आवर लगता है। एक्चुअली में बना है 10,000 यूनिट, तो 10,000 यूनिट बनाने में 10,000 आवर्स लगना चाहिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। 10,000 यूनिट बनाने में 1 आवर के बेसिस पे 10,000 आवर्स लगना चाहिए। ये हम लोगों ने क्या निकाला, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट जो है उसके लिए स्टैंडर्ड आवर कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्ट ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। ये दोनों फिगर हम लोग का मिसिंग था, लेकिन हम लोगों ने लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल लिया था, क्योंकि कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस निकाला जाता है जो हम लोग के पास अवेलेबल है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 24,400 एडवर्स। ठीक है, बाकी चीजों को निकालने के लिए हमें लेबर का रेट और लेबर एक्चुअल आवर ये दोनों चाहिए। ठीक है, अब वेरिएबल ओवरहेड का देखो, हम लोग को वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड बता दिया, मतलब एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ये दिया हुआ है हम लोग के पास। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हम लोग का कितना है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है हम लोग का 1,12,200। ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 1,12,200 है। और हम लोग को बताया वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस ये हमें बता दिया है 2000 एडवर्स। ठीक है, 2000 एडवर्स। अब वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब क्या होता है, देखो अभी अभी हम लोगों ने सीखा टोटल रिकवरी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर। ठीक है, टोटल रिकवरी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर। ठीक है, ये हमें बताया है 2000 एडवर्स। अच्छा, टोटल रिकवरी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टोटल रिकवरी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को यहाँ पर क्या पता करना पड़ेगा, टोटल रिकवरी एक्चुअल आउटपुट इनटू क्या करना पड़ता है, ये देखो टोटल रिकवरी हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्चुअल आउटपुट जो था 5000 इनटू रिकवरी रेट। ठीक है, इनटू रिकवरी रेट निकालते हैं, इनटू रिकवरी रेट जो कि यूनिट बेसिस पे आता है, माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर जो कि बोला है 2000 एडवर्स, यहाँ पर आंसर दिया हुआ। तो एक्चुअल आउटपुट हमें पता है, एक्चुअल आउटपुट तो 10,000 यूनिट है, ये देखो एक्चुअल आउटपुट कितना है 10,000 यूनिट। रिकवरी रेट कैसे निकालते हैं, रिकवरी रेट हमें निकालना पड़ता है बजटेड प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट। ठीक है, बजटेड ओवरहेड, देखो रिकवरी रेट कैसे निकालते हैं, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, ये डिवाइड करने से हमें रिकवरी रेट मिलता है, जो कि हमें यहाँ पर दिया तो है लेकिन आवरली बेसिस पे दिया है। ठीक है, और ये 1 आवर में, अब ये ही हमारा यूनिट भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो 1 घंटे में 10 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड है और ये 1 घंटे में 1 यूनिट बनता है। यहाँ पर जो मास का डिटेल्स है वो 1 यूनिट के लिए दिया हुआ है, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट बनता है और 1 यूनिट बनाने पे फिर 10 रुपए देना पड़ेगा। ये देखो 1 घंटा पे 10 रुपए का खर्चा है और 1 घंटे में 1 यूनिट बनता है, तो कंक्लूजन ये निकल के आ गया, जो मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था वैसा क्वेश्चन हो गया कि 1 यूनिट को रेडी करने के लिए 10 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड होगा। तो इसका मतलब रिकवरी रेट कितना हो गया 10, रिकवरी रेट 10 हो गया, माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर इक्वल टू 2000 एडवर्स। अब ये हो गया 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख, माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स इक्वल टू 2000 एडवर्स। अब ये इधर जाएगा, दोनों माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर इक्वल टू माइनस 1,02,000। ठीक है, 1,02,000, तो दोनों साइड से माइनस माइनस हट जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर हम लोग का कैलकुलेट होके आ जाएगा 1,02,000। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया 1,02,000। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर जो है, यहाँ से हम लोग बाकी डेटा निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स निकाल लिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स का हमारा मतलब क्या होता है, देखो जहां भी हम लोगों ने यूनिटरी मेथड किया है, कैसे किया है, ये 1,20,000 ये हम लोग का क्या था, वेरिएबल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर। ये देखो बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर इनटू एक्चुअल आवर। ठीक है, ये होता है। तो बजटेड ओवरहेड हम लोग के पास कितना है, वेरिएबल ओवरहेड इनकट दिया हुआ है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड हम लोगों को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और बजटेड आवर्स कितना लगेगा, 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट के लिए 1 आवर, तो 10,000 यूनिट के लिए 10,000 आवर्स होना चाहिए। ठीक है, बजटेड आवर्स, और यहाँ पर
एक्चुअल आवर्स जो है, एक्चुअली कितने आवर्स काम हुआ है, एक्चुअल आवर्स हम लोगों ने निकाला था नहीं, एक्चुअल आवर्स भी तो हमारे पास मिसिंग है। अच्छा, तो इसको कैसे निकालेंगे, नहीं इस तरीके से तो नहीं निकाल, एक मिनट, यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स निकालना पड़ेगा ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर 1,02,000 तो निकाल दिया, 1,02,000 आ गया हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल ओवरहेड, ये हम लोग का आ गया एक्चुअल आवर्स, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड हम लोग का एफिशिएंसी वेरिएंस 2,000 आवर्स, ये 1,02,000। अच्छा, अब हम लोग एक्चुअल आवर्स निकाल सकते हैं इसमें से, देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स हम लोग का आंसर आया है 1,02,000। तो एक्चुअल आवर के लिए हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, तो अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोगों का मतलब बजटेड आवर जो है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड हम लोग का कितना है, ₹10 पर आवर करके, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं बजटेड रेट जो है, बजटेड रेट जो है वो तो हम लोग का ₹10 पर आवर करके है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल रहे हैं एक्चुअल आवर बेसिस पे, यानी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर देखो ये लिखने से भी होगा जो हम लिखे थे, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर, जब हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बजटेड रेट मिलता है, बजटेड रेट। तो ये क्वेश्चन में मिसिंग जरूर है, लेकिन ये तो दिया हुआ है, ये टोटल वैल्यू मिसिंग है, लेकिन ये हमें दे दिया है। देखो हम लोग जब स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर करते हैं इनटू एक्चुअल आवर करते हैं। तो हमारे पास ये डेटा मिसिंग है, तो क्या हुआ, हमारे पास ये डिवाइड करने से जितना आ रहा है वो तो अवेलेबल है, दैट इज ये 10 रुपीज, ठीक है, क्योंकि ये 10 हमें डायरेक्टली दे दिया है इस क्वेश्चन में। तो बजटेड रेट जो है वो 10 रुपीज करके है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर इनटू एक्चुअल आवर बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये ₹10 इंटू एक्चुअल आवर करने से हमारा ये एक्सपेंस आना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ₹10 इंटू एक्चुअल आवर्स करने से हमारे पास 1,02,000 आना चाहिए। तो एक्चुअल आवर्स कितना हो जाएगा, 1,02,000 डिवाइडेड बाय ₹10, यानी कि ये रुपीस कैंसिल आउट होके 10,200 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा एक्चुअल आवर्स, ठीक है, एक्चुअल आवर्स ये हो जाएगा। अब जैसे ही एक्चुअल आवर्स निकल के आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं 10,200 आवर्स एक्चुअल आवर्स, क्योंकि डायरेक्ट लेबर पे डिपेंड करता है, हम लोगों ने इनडायरेक्ट वाला ही निकाला, लेकिन वो तो डायरेक्ट लेबर के ऊपर डिपेंड करता है ना, डायरेक्ट लेबर आवर्स पे तो इनका पेमेंट होता है, इसीलिए यही हम लोग का लेबर का भी आवर्स होगा। अब ये रेट आराम से निकाल सकते हैं डिवाइड करके, 2,24,400 रुपीज का खर्चा होता है 10,200 आवर्स काम होने से, यानी रेट कितना हो गया, ₹22 पर आवर करके। अब यहाँ पर हम लोग लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दोनों निकाल सकते हैं। रेट वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या हो जाएगा, एक्चुअल आवर्स वर्क, यानी 10,200। तो आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 10,200 यानी 20,400 एडवर्स आ गया, क्योंकि रेट सोचा था 20 होगा लेकिन हो गया है 22। एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा, 10,000 आवर्स मतलब स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, कितने टाइम में काम पूरा होना चाहिए था 10,000 आवर्स में, लेकिन टाइम लग गया 10,200 इंटू हम लोग यहाँ पर रेट लगाएंगे स्टैंडर्ड वाला, इंटू 20 हो जाएगा। तो 200 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 4,000 एडवर्स। बस लेबर का यहाँ पर ये 3 ही वेरिएंस निकलने वाला था, तो 3 वेरिएंस निकल गया, ठीक है। लेबर का ये 3 वेरिएंस ही होगा, आइडल तो नहीं निकलेगा क्योंकि हमारा कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है। और वेरिएबल ओवरहेड में हमारा एफिशिएंसी बता दिया था, और 2 वेरिएंस हम लोग निकाल सकते हैं, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस हम लोग कैसे निकालेंगे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा हम लोग का टोटल रिकवरी माइनस एक्चुअल, ठीक है, टोटल रिकवरी माइनस एक्चुअल।
अच्छा, अब यहाँ पर देखो हम लोग का एक्चुअल तो बता दिया है 1,12,200 और टोटल रिकवरी कितना होगा, एक्चुअल जितना इनपुट बना है, जितना आउटपुट बना है इनटू रिकवरी रेट 10 पर यूनिट करके है। ये देखो 1 आवर के लिए 10 रुपए, लेकिन 1 आवर में 1 यूनिट बनेगा, तो 1 यूनिट बनाने पे 10 रुपीज, तो 10 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 लाख माइनस 1,12,200, तो यहाँ पर 12,200 एडवर्स हो गया। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल ओवरहेड, ये कौन सा वाला दिया हुआ था, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी दिया हुआ था, तो एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में हम लोग कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस एज पर एक्चुअल आवर्स जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है माइनस एक्चुअल एक्सपेंसेस, स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस फॉर एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर माइनस एक्चुअल एक्सपेंस। ठीक है, तो एक्चुअल एक्सपेंस हमें पता है 1,12,200 और स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स 1,02,000। तो डिफरेंस देख लो, 1,02,000 माइनस 1,12,200, 10,200 आया। हम लोगों ने सोचा था 1,02,200 का खर्चा होगा, बट यहाँ पर कितना हो गया है 1,12,200, तो 10,000 ये ज्यादा हुआ कि कम, ये ज्यादा हो गया, मतलब हम लोग का क्या आंसर आएगा, एडवर्स आएगा। ठीक है, एडवर्स आ रहा है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हम लोग का 10,200 एडवर्स आया। अब चेक करके देखो मैच होता है कि नहीं, तो यहाँ पर 10,200 एडवर्स और इधर आंसर दिया हुआ था 2,000 एडवर्स, तो यहाँ पर 2,000 एडवर्स लगा लो, तो 12,200 एडवर्स होना चाहिए। ये देखो कॉस्ट में 12,200 एडवर्स आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो मैच हो गया। तो हम लोग को यहाँ पर बोला था कि सारे वेरिएंसेस को निकालने के लिए कुछ मिसिंग फिगर था, तो मिसिंग फिगर हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसको समझना पड़ेगा कि कैसे करके हो रहा है। अगर हम लोग ये वाला पॉइंट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि बजटेड ओवरहेड नहीं है, बजटेड आवर नहीं है, हाँ वो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन उसका रेट तो दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर 1 आवर के लिए 20 रुपीज है और 1 आवर में 1 यूनिट बनता है, तो पर यूनिट रिकवरी रेट हमारा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 20 हो रहा है, क्योंकि रिकवरी रेट तो हम लोग बजट के हिसाब से ही निकालते हैं। तो यहाँ पर रिकवरी रेट हम लोग का ₹20 पर आवर नहीं, मतलब पर आवर तो है ही, और ₹20 पर यूनिट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये जो मैच करके एकदम स्टार्टिंग में तुम लोग को दिखाया था ना कि कैसे करके हो रहा है, ये देखो 10 रुपए पर यूनिट कैसे आया 2 यूनिट के लिए, सेम वही वाला केस इसमें आ गया। अगर क्वेश्चन तो देखो थोड़ा सा टफ तो होगा, अगर ऐसे टफ होता है तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा, इसलिए समझ के पढ़ना जरूरी है, अगर नहीं समझोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो एक और क्वेश्चन है जो कि हम तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पर इलास्ट्रेशन ये वेरिएबल ओवरहेड का है, बाकी एक भी वेरिएबल का नहीं है, बाकी सब फिक्स्ड का है। तो ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है शायद, वेरिएबल नहीं, इसमें तो वेरिएबल फिक्स दोनों है। देखते हैं कौन सा वाला है, नहीं 3 नहीं 4 5 6 7 में तो दोनों ही मिक्स्ड अप है। 9 में भी दोनों मिक्स्ड अप है, लेकिन 9 में तुम लोग वेरिएबल में निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल दिया, बाकी सब ना मिक्स्ड अप है। ठीक है, छोड़ो, बाकी सब मिक्स्ड अप दिया हुआ है, तो एक करने जाओगे तो फिर एक का आंसर नहीं कर पाओगे, मतलब फिक्स्ड एंड वेरिएबल मिक्स्ड अप है। तो अभी तक जितना हुआ है उसको ही अच्छे से देखो, और कोई डाउट है तो मुझे पूछो, क्योंकि ये वाला वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड दोनों ही थोड़ा अलग है, बाकी ओवरहेड की तरह उतना आसान नहीं है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।